हेलो एवरीवन, सीएल कैरियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, नीट 2024 के क्रैश कोर्स में फिजिक्स में आज हमारा चैप्टर रहेगा मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म में हम 4 चैप्टर्स को कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहला चैप्टर रहेगा मैग्नेटिज्म एंड मूविंग चार्ज, सेकंड पर्टिकुलरली मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक मटेरियल्स, देन मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड देन अल्टरनेटिंग करंट। ये 4 चैप्टर्स हैं जिनको अपने को कंप्लीट करना है। ओके, और स्टार्ट हम करेंगे मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से। तो देखिए, स्टेप बाय स्टेप आप देखते रहिएगा मैग्नेटिक फील्ड क्या चीज होती है। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? ऐसा रीजन जिसके अंदर मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट होती है और जिसके अंदर मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस किया जाता है, उसे कहा जाता है मैग्नेटिक फील्ड। रीजन इन विच magnetic force can be experienced, ठीक है, या फिर in which magnetic needle deflects। ओके, मैग्नेटिक फील्ड का अपना स्ट्रेंथ होता है और मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यूज करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या चीज होती है वो हम देखने वाले हैं। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, देखो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, तो फील्ड जो है वो क्वालिटेटिवली रिप्रेजेंट्स स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, या इसको हम मैग्नेटिक इंडक्शन या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है जो कि मीडियम पर डिपेंड करती है। ठीक, अलग अलग मीडियम्स के लिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सोर्स डिफरेंट होता है, वो हम आगे देखने वाले हैं। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? टेस्ला होता है, जिसे आप वेबर पर मीटर स्क्वायर या फिर न्यूटन बाय एम्पियर इंटू मीटर भी लिख सकते हो। साथ ही इसका सीजीएस यूनिट होता है गॉस, जिसे आप मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी कहते हैं, और 1 टेस्ला इक्वल्स टू 10⁴ गॉस होता है। क्लियर? बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखिएगा, यदि कोई स्ट्रेट वायर है तो स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों तरफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में होता है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, और ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं? परपेंडिकुलर टू द वायर्स। वायर के परपेंडिकुलर प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड होता है, और स्ट्रेट वायर के लिए कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में होता है। जबकि यदि हम करंट कैरिंग कॉइल की हम बात करें, सर्कुलर लूप की हम बात करें, तो सर्कुलर लूप के लिए कंसेप्ट तो यही काम करेगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक्सिस के अलोंग होता है इस प्रकार से। यानी कि लूप जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या करता है? बाउंड करता है, एनक्लोज करता है इस प्रकार से, इस तरह से। ये सर्कुलर लूप के लिए। लेकिन आप कह क्या सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ करंट, या तो इस तरह आप बोलिए कि मैग्नेटिक फील्ड करंट के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, या फिर इस तरह बोला जा सकता है कि करंट मैग्नेटिक फील्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। इसमें फर्दर हम बात करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के चारों तरफ होता है, लेकिन उसका डायरेक्शन किधर है? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो उसके लिए हम राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं।
राइट हैंड थंब रूल। देखिए राइट हैंड थंब रूल ये कहता है कि यदि आप थंब को करंट के डायरेक्शन में यदि आप कर्ल करते हो, रखते हो, राइट हैंड थंब को यदि आप ठीक है, यदि राइट हैंड थंब को यदि करंट की डायरेक्शन में रखते हैं तो जो फोल्डिंग फिंगर्स है ये रिप्रेजेंट करेंगे किसके डायरेक्शन को, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को। ये फॉर स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है मैग्नेटिक फील्ड निकालने का तरीका। ठीक है, यहां पर आपको कुछ पॉइंट्स और भी ध्यान रखने होंगे। यदि पेपर के प्लेन के परपेंडिकुलर बताना है तो इनवर्ड, और पेपर के प्लेन के आउटवर्ड बताना है तो पेपर के प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड तो क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, और पेपर के प्लेन के आउटवर्ड रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ध्यान रखना, इनवर्ड का मतलब है क्रॉस, ये परपेंडिकुलर इनवर्ड होता है, और आउटवर्ड यदि है डायरेक्शन तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट से। बात करते हैं सर्कुलर करंट्स के लिए, तो देखिएगा आप देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड, यदि ये वायर है तो मैग्नेटिक फील्ड चारों तरफ है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में, और इन सर्कल्स का डायरेक्शन हम राइट हैंड थंब रूल से पता लगाते हैं। यदि वायर किस तरफ है, देखिए यदि वायर किस तरफ है, पेपर के प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो देख आउटवर्ड्स है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, देखिएगा राइट हैंड थंब रूल से थंब करंट की डायरेक्शन में, फोल्डिंग फिंगर्स रिप्रेजेंट करेंगी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा किधर, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो देखो यदि करंट आउटवर्ड है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और करंट यदि इनवर्स है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा क्लॉकवाइज, जो कि यहाँ पे लिखा भी है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बात करते हैं सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल के लिए, तो इसमें क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है। कर्लिंग फिंगर, जो फोल्डिंग फिंगर है वो रिप्रेजेंट करेंगी डायरेक्शन ऑफ करंट को, और थंब रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को। जस्ट स्ट्रेट करंट से जस्ट उल्टा है। यानी आप इसमें ये रखते हो कि यदि ये मान लो लूप है, देखिए ये मान लो सर्कुलर लूप है, ठीक है, ये सर्कुलर लूप है, तो यदि मान लो फिंगर्स कर्ल हो रही है, किसमें, फिंगर्स कर्ल हो रही है करंट के डायरेक्शन में, तो थंब रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? तो इस बात को हम आगे भी देख लेते हैं। देखिएगा, देखो यदि मान लो ये देखिए यहां पर क्या करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, आउटवर्ड्स, और यदि करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो फिर मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, इनवर्स। तो कहने का मतलब है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां पर आप देखिएगा कि वायर यदि परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर है, उस सिचुएशन में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरह से निकालेंगे, तो आप ध्यान रखना, ऑब्जर्वर जिधर बैठा है, देखिए ये दो लाइनें आपको दिखाई दे रही होंगी, ठीक है, तो ऑब्जर्वर जिधर बैठा है उधर से जो लाइन पहले आएगी उसके हिसाब से हम फिंगर को मोड़ते हैं, ठीक है। तो आप देखिए कि ये वाली जो लाइन है इसमें करंट किधर फ्लो कर रहा है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है अपवर्ड, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हम फिंगर को इसी तरह ऊपर की तरफ करेंगे, और जो ये वाली साइड है ये बाहर की तरफ रहेगी, तो इस तरह से फिंगर कर्ल होंगे, यूं देख सकते हैं इधर, ठीक है। तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ होगा, राइट डायरेक्शन में, ओके। जहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है उधर हमेशा नॉर्थ पोल बनता है, जहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटर करती है उधर साउथ पोल बनता है। यदि यहां हम देखते हैं तो क्योंकि ऑब्जर्वर यहां बैठा है, या फिर ऑब्जर्वर बोलो या फिर पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन बोलो, तो इसमें देखिएगा कि करंट इस बार क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अपन क्या करेंगे, जो लाइन ऑब्जर्वर की तरफ पहले है उसके हिसाब से फिंगर को कर्ल करते हैं। तो आप देखेंगे करंट नीचे की तरफ जा रहा है तो थंब फिंगर्स यूं रहेंगी और फिर कर्ल होंगे, और थंब किधर जाएगा, इस साइड में, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होगा। तो यहाँ पे इनवर्ड है तो साउथ, और यहाँ से बाहर निकल रहा है तो नॉर्थ पोल बन रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। क्लियर है? तो ये था डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा, रिवाइव हो गई होंगी चीजें।
डियर स्टूडेंट्स, जितना कम समय में है उसमें हम रिवाइज ही कर सकते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में हम बातें नहीं कर पाएंगे। बात करते हैं करंट एलिमेंट की। तो यदि कोई वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, और आप यदि उस पर एक एलिमेंट कंसिडर कर लेते हैं, तो आप करंट और एलिमेंट के लेंथ को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यही जो क्वांटिटी है इसी को क्या कहा जाता है, करंट एलिमेंट कहा जाता है। क्लियर है? और करंट एलिमेंट कैसा क्वांटिटी है? करंट एलिमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, और इसका डायरेक्शन किधर होगा? अलोंग टेंजेंट ड्रॉन ऑन वायर, वायर पर जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उसके अलोंग करंट एलिमेंट का डायरेक्शन होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, देखिए बायो-सावर्ट्स लॉ बेसिकली किसी वायर का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने का एक लॉ है, और इसके जरिए पहले हम एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं और फिर टोटल मैग्नेटिक फील्ड के लिए उसे इंटीग्रेट कर देते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखिएगा, ये मान लो कोई वायर है, करंट कैरिंग वायर है, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, ये वायर है जिसमें करंट फ्लो कर आई, और यहाँ पर मैंने एक एलिमेंट कंसिडर करा जिसकी लेंथ है dl, ये लिखा है यहाँ पर dl, ठीक है, ये मान लो एलिमेंट है, ठीक, और एलिमेंट की डायरेक्शन जो है dl की डायरेक्शन इधर है, करंट के अलोंग टेंजेंट बनाते हैं और उधर ही dl की डायरेक्शन होती है हमेशा। एक पॉइंट कंसिडर करा जाता है जो dl से, जिसकी डिस्टेंस dl से मेजर करी जाती है, यानी जिसकी पोजीशन वेक्टर पॉइंट का हमेशा dl के रेस्पेक्ट में देखा जाता है, जहां पे r वेक्टर है। तो ध्यान रखना, पहले हम लिखेंगे बायो-सावर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग इस एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड जो कि होता है dB इक्वल्स टू, जो कि होता है क्या, dB इक्वल्स टू k इंटू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। आई करंट है, dl एलिमेंट का लेंथ है, थीटा dl वेक्टर और r वेक्टर के बीच का एंगल है, r क्या होता है, पोजीशन वेक्टर, r का मैग्नीट्यूड होता है, डिस्टेंस और पॉइंट फ्रॉम द एलिमेंट होता है, ठीक है। ये k जो है ये मीडियम डिपेंडेंट होता है, अलग अलग मीडियम्स के लिए k कांस्टेंट का वैल्यू अलग होता है। जैसे कि फ्री स्पेस के लिए k यानी कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का जो वैल्यू है वो कितना होता है, वो होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का वैल्यू 10 टू द पावर -7 न्यूटन बाय एम्पियर स्क्वायर, ओके। और सीजीएस में k का वैल्यू कितना लिया जाता है, 1 लिया जाता है, ओके। यदि हम इसको फर्दर लिखे वेक्टर फॉर्म में, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेक्टर फॉर्म में बायो-सावर्ट्स लॉ को लिखेंगे तो इस तरह से लिखा जाता है, dB वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर डिवाइडेड बाय r क्यूब। यहां से क्या क्लियर होता है, यहां से क्लियर होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट है इज परपेंडिकुलर टू dl वेक्टर एंड dB वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू r वेक्टर आल्सो। क्लियर है? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यदि r और dB के बीच का एंगल देखें तो वो 90 होता है हमेशा। बात करते हैं बायो-सावर्ट्स लॉ के बाद मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेट मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताती है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी वो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। इसके प्रॉपर मैं ये कहना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनेगा कि यदि कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उस पर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, तो ये तो किसी पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर ड्रॉ कर रहे हैं मैग्नेटिक ये टेंजेंट, उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताती है, और जितनी पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी मैग्नेटिक फील्ड उतना ही क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ध्यान रखना, B1 इज स्ट्रॉन्गर देन B2। क्लियर? बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी की। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो क्लोज लूप बनाती है, इसका ये मतलब है कि यदि मैं एक मैग्नेटिक डायपोल बनाऊं नॉर्थ साउथ पोल, तो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से बाहर निकलती हैं और साउथ में एंटर करती हैं, और फिर साउथ से अंदर नॉर्थ की तरफ चलती हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती है, हमेशा नॉर्थ से बाहर चलेंगी साउथ की तरफ, और फिर साउथ से अंदर नॉर्थ की तरफ चलती हैं, तो क्लोज लूप फॉर्म करती हैं। टेंजेंट ड्रॉन एनी पॉइंट ऑन द फील्ड लाइन रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट दैट पॉइंट, वो हमने बात कर ली है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, क्योंकि इंटरसेक्ट करेंगी तो एक ही पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड के दो डायरेक्शंस हो जाएंगे, नेट मैग्नेटिक फील्ड के दो डायरेक्शन हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल
नहीं है। ठीक है, डेंसिटी ऑफ, ये बात भी आ गई, डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड गिव्स आइडिया ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन एनी रीजन इफ फील्ड लाइन आर इक्विडिस्टेंट एंड स्ट्रेट द फील्ड इज यूनिफॉर्म। मतलब यदि फील्ड लाइन जो है वो क्या है, देखिए डियर लाइट आती जाती रहेगी, उससे परेशानी नहीं होनी चाहिए, बस आप तो ये ध्यान रखना मेरे वर्ड्स आपको सुनाई देने चाहिए बेटा। ठीक है, तो क्या मैं बोल रहा हूं यहां पर कि यदि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इक्विडिस्टिंक्ट है और सेम डायरेक्शन में और स्ट्रेट है तो हम कहेंगे कि ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। वो आप डायग्राम नीचे देख सकते हैं, ये देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट है यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे क्या है, देखो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ना यहाँ पे, बस खत्म, क्लियर। बात करते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जैसे हमने बात करी थी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम और एंटर इन द सरफेस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल एट एनी एंगल। मतलब किसी भी एंगल पर एंटर कर सकती है, किसी भी एंगल पर ओरिजिनेट हो सकती है और निकल सकती है, मतलब और ओके डियर, अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ना वो मटेरियल के अंदर एग्जिस्ट कर सकती है, ये ध्यान रखना। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैन बी मैप्ड बाय यूजिंग आयरन डस्ट और यूजिंग स्मॉल मैग्नेटिक निडल। मैग्नेटिक फील्ड लाइन को निडल की मदद से भी और आयरन डस्ट की मदद से भी ड्रॉ कर सकते हैं। यदि आप किसी भी पेपर पर यदि मैग्नेटिक आयरन डस्ट को, आयरन फाइलिंग्स को यदि आप डाल दो, ठीक है, और वहां पर करंट फ्लो करे तो वायर के चारों तरफ आयरन डस्ट क्या हो जाता है, अपने आप को अलाइन कर लेता है, सेटल कर लेता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं डियर, एप्लीकेशन ऑफ बायो-सावर्ट्स लॉ। कहा मैग्नेटिक फील्ड लाइन बीच में आ गया एप्लीकेशन ऑफ बायो-सावर्ट्स लॉ। तो बायो-सावर्ट्स लॉ की मदद से हम क्या कर सकते हैं, बायो-सावर्ट्स लॉ की मदद से हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का, जिसमें सबसे फेमस है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर और वायर, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। तो सबसे पहले हम देखेंगे फाइनाइट लेंथ वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान रखना हमेशा फाइनाइट लेंथ वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड होता है, देखना ये वाला जो पॉइंट है, देख ये वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, क्या है डिस्टेंस डी, और यहां पर डी डिस्टेंस पर पॉइंट है पी, और पी पॉइंट पर इस वायर के दोनों एंड के जो पोजीशन वेक्टर्स हैं वो θ1 और θ2 एंगल बनाते हैं, θ1 और θ2 एंगल बनाते हैं। तो इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन θ1 प्लस साइन θ2। अब θ1 θ2 के डिफरेंट कंडीशंस के लिए अपने को अलग अलग फॉर्मूला मिल जाते हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है वो ये वाला है। देखिए इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए हम बात करते हैं, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए θ1 और θ2 यहाँ पर क्या हो जाता है 90 हो जाता है, θ1 θ2 क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, यहाँ पर θ1 भी 90 θ2 भी 90। तो यदि हम साइन 90 तो 2 साइन 90 2 हो जाएगा, मतलब साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगा। ओके, तो 2 इंटू साइन 90 यानी कि 2 को 4 से कट करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। तो ध्यान रखना फॉर इनफाइनाइट लेंथ वायर, लॉन्ग वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। बात करते हैं सेमी इनफाइनाइट लेंथ वायर के लिए, सेमी इनफाइनाइट वायर। यदि सेमी इनफाइनाइट है इसका ये मतलब है, सेमी इनफाइनाइट का मीनिंग ये है कि यहाँ मतलब एक एंड पर तो पॉइंट है, एक एंड के करीब तो पॉइंट है और दूसरा एंड जो है वो कहाँ पर जा रहा है इन्फिनिटी पर जा रहा है। तो इस कंडीशन में θ1 तो 0 हो जाएगा, θ2 90 हो जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। ठीक है, चलिए फर्दर हम बात करते हैं कि यदि मान लो फाइनाइट लेंथ वायर है, सेमी लॉन्ग नहीं है फाइनाइट है, तब हम ये एल लेंथ ले लेंगे और ये जो एंगल है ये हो जाएगा थीटा। देख सुन ध्यान से समझना कि θ1 तो हो गया 0 और θ2 थीटा बन गया, तो यहां से अपने पास फॉर्मूला आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन थीटा। ओके, बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल।
तो सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? यदि कंप्लीट कॉइल है जिसमें करंट है I और रेडियस है R, तो मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट I अपॉन 2R, ठीक है। और यदि मान लो इसमें टर्न्स है, n टर्न्स है, तो मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट Ni अपॉन 2R, ये ध्यान रखना, ओके। अब इसमें n और n I और R देगा और आपसे मैग्नेटिक फील्ड पूछेगा, ये सब हो गया। बात करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर आर्क। तो सर्कुलर आर्क के केस में बस इतना सा है कि ये मान लीजिए दिखाई दे रहा होगा आपको सर्कुलर आर्क, ठीक है। ये सर्कुलर आर्क है जिसमें करंट है I, और इसके दोनों एंड के बीच में, दोनों एंड से जो लाइंस यहाँ पर O पॉइंट पर मैं मिला रहा हूँ, सेंटर पर मिला रहा हूँ, इन लाइंस के बीच अल्फा एंगल है, रेडियस है R। तो ध्यान रखना कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला होता है म्यू 0 I, और ये एंगल अल्फा डिवाइडेड बाय 4 पाई R, ये होता है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर आर्क। काफी यूजफुल है, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इसी तरह से बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर मोशन ऑफ चार्ज। चार्ज के सर्कुलर मोशन की वजह से यदि हम मैग्नेटिक फील्ड निकालें तो वैसा ही निकलेगा जैसा अभी हमने किया है। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट I अपॉन 2R होता है। I की जगह बस क्या लिख लेंगे? Q इंटू एफ लिख लेंगे, बिकॉज I इज इक्वल टू वॉट? Q अपॉन कैपिटल T, Q अपॉन कैपिटल T। और T की जगह क्या लिख सकते हैं? टाइम पीरियड है तो वो लिखा जा सकता है 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा ऊपर चला जाएगा, I की जगह आ जाएगा Q ओमेगा बाई 2 पाई। और यहाँ से I की जगह यदि मैं वैल्यू रखता हूँ तो म्यू 0 अपॉन 2R इंटू Q ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 पाई। तो ये बनेगा मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू म्यू नॉट Q ओमेगा अपॉन 4 पाई R। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा ड्यू टू सर्कुलर मोशन ऑफ अ चार्ज। क्लियर? अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड है डिफरेंट पॉइंट, तो आप देख लो। एक मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? राइट हैंड थंब रूल भी यूज करना पड़ेगा, और जो भी अभी हमने फॉर्मूला लिए हैं उन सब की समझ भी आपके दिमाग में होनी चाहिए। ध्यान रखना, इसमें मैं 2 क्वेश्चन आपके लिए करता हूं, बाकी क्वेश्चन आपको करने हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, खुद से ट्राई करने हैं। सबसे पहले जैसे मैं आपके लिए ये वाला क्वेश्चन कर लेता हूँ E। देख इसमें क्या है, इसमें देखना कि सबसे पहले हमें क्या देखना होता है। देखो करंट कैसे फ्लो कर रहा है, करंट इस तरह से जा रहा है, यूं ऐसे और यूं। सबसे पहले आप सेगमेंट सेलेक्ट कर लो, तो आप देखोगे कि एक तो यहां तक है, ये सेमी लॉन्ग वायर है फर्स्ट। दूसरा सेगमेंट है ये एक आर्क है 2, ये वाला आर्क यहां से यहां तक है, ये वाला आर्क यहां से लेकर यहां तक आर्क है, ठीक है। और थर्ड क्या है? थर्ड में फिर ये एक सेमी लॉन्ग वायर है। तो अपने पास 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये तो चलो अपन ने देख लिया। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाएंगे हर एक एलिमेंट का। तो राइट हैंड थंब रूल से यदि मैं इस फर्स्ट सेमी लॉन्ग वायर के लिए निकालूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O क्या आ जाएगा? इनवर्स आएगा, ठीक। तो आप लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1, तो B1 की डायरेक्शन होगी इनवर्स यानी कि क्रॉस। ये जो आर्क है इसके लिए हम देख सकते हैं सॉरी, आर्क के लिए हम देखेंगे आउटवर्ड्स आएगा, तो जो B2 है उसकी डायरेक्शन क्या है? डॉट है, ठीक। और ये जो वायर है, जब भी वायर पर यदि पॉइंट आ जाता है, वायर की लाइन में यदि पॉइंट आ जाता है, तो उस पॉइंट पर उस वायर की वजह से कोई फील्ड नहीं होता है। तो यहाँ पर थर्ड एलिमेंट की वजह से O पॉइंट पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, तो इन दोनों की वजह से ही फील्ड होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस हम कर लेंगे, तो B1 माइनस B2। अब देख B1 क्या है? B1 है सेमी लॉन्ग वायर का मैग्नेटिक फील्ड, फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई, और डिस्टेंस यहाँ पर डिस्टेंस रेडियस है, एंड माइनस। अब आप देखेंगे कि सेमी लॉन्ग वायर है और नहीं सॉरी ये आर्क है, आर्क का जो एंगल है देखिएगा, इधर से लेकर यहाँ तक का ये वाला एंगल देखना होता है। भले ही यहाँ पे 90 है, लेकिन अपने को वायर की तरफ वाला एंगल लेना होता है। तो यहाँ पर ये एंगल बनेगा 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 1 सेकेंड 3 पाई बाई 2, यस 3 पाई बाई 2 बनेगा। तो हम लिख पाएंगे, देखिएगा कि म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R, और एल्फा की जगह आ जाएगा 3 पाई बाई 2। सॉल्व कर लोगे तो आपको यहाँ पे B मिल जाएगा, ठीक। इसी तरह से आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन इसी तरह से डील करने हैं। इसमें आप ये देख सकते हो कि यहाँ भी आपको सेगमेंट सेलेक्ट करने हैं। तो देखो एक वायर ये कंप्लीट ले सकते हो पूरा, एक लॉन्ग वायर है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, और ये हो जाएगा एक सर्कुलर आर्क। तो 2 बनेंगे। 2 पहले आप क्या करो, सेगमेंट सेलेक्ट कर लो,
फिर आप क्या करो, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देख लो, फिर आप क्या करो, सेम डायरेक्शन में है तो ऐड कर दो, अपोजिट है तो माइनस कर दो। सभी के लिए करना है, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड ट्राई बाय योरसेल्फ। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, तो हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ, ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये ध्यान रखना। हाँ, यदि ज्योमेट्रिकल सिमेट्रिक सर्कुलर लूप है तो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर क्या रहेगा, जीरो रहेगा। मतलब यदि ये आपके पास कोई सर्कल है तो इसके यहां से करंट यदि आई गया तो इस यहां से डिवाइड हो जाएगा करंट और इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड कितना रहेगा, जीरो। अब यदि आपने साइड से भी यदि निकाला और इस तरह से पॉइंट सेंटर पर यदि आपसे मैग्नेटिक फील्ड पूछे, यहां से करंट आई जा रहा है इस तरह से, ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। ऐसा सबके लिए है, जो भी सिमेट्रिक बॉडी है उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो रहेगा, पर शर्त क्या है कि करंट बाहर से आना चाहिए और निकलना चाहिए दूसरी साइड से, किसी एक पॉइंट से आना चाहिए और फिर दूसरे पॉइंट से बाहर जाना चाहिए। तब क्यूब हो या फिर स्क्वायर हो, सबके लिए मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर क्या रहेगा, जीरो रहेगा। क्लियर? मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ऑफ द करंट कैरिंग कॉइल। तो देखिए ये है करंट कैरिंग कॉइल, ये है करंट कैरिंग कॉइल, ये रहा, और ये इसका एक्सिस हो जाएगा, ये सेंटर पॉइंट है ओ, रेडियस है कैपिटल आर, और इधर बी और इधर बी, दोनों तरफ एक्सिस तो पूरा निकलता है, ठीक है। तो एक्सिस ये हो गया, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन और नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में ये डिस्टेंस है एक्स, जहां पर मैंने कोई पॉइंट पी कंसीडर करके रखा हुआ है, और इधर भी ये हो जाएगा तो इस तरफ ये माइनस एक्स डिस्टेंस आएगा, ठीक। तो इसमें मान लो करंट फ्लो कर रहा है आई, तो हम देखते हैं कि पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका फॉर्मूला रहेगा म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये होता है मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट। ये ध्यान रखना, एक्स के डिफरेंट कंडीशंस में, एक्स यदि जीरो तो मतलब सेंटर, तो मैग्नेटिक फील्ड होता है मैक्सिमम, और वो होता है म्यू नॉट एन आई बाई 2r के बराबर, जो कि हमने पहले भी लिखा है, वो मैक्सिमम होता है। इसके अलावा x इक्वल टू प्लस माइनस r पर यदि हम देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड होता है 1/2√2 इंटू बी सेंटर। ये ध्यान रखना, ये रेशियो भी पूछ लेता है पलट कर भी, यानी इस डिस्टेंस पर और सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो, तो 1/2√2 होता है, या फिर पलट के पूछे तो 2√2 आंसर आ जाएगा, वो ध्यान रखना। इसी तरह से एक डिस्टेंस होती है x इक्वल टू प्लस माइनस r/2, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू होता है वो होता है 8, वो होता है 5√5, 1 सेकेंड, ये होता है 8/5√5, 8/5√5 इंटू बी सेंटर। ये सब पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा, किसके लिए, एट द एक्सिस पॉइंट ऑफ सर्कुलर कॉइल। ये देखिए सब चीजें आपके सामने हैं, क्लियर। यदि बी एक्स कर्व बनाते हैं तो आप ध्यान रखना कि यहाँ पर इस प्रकार का बी एक्स कर्व होता है किसी भी सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच, ठीक है। और आप पाते हैं ये जो 2 पॉइंट है ना, ये ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे कर्व का जो नेचर है वो चेंज हो रहा है, यानी कि यहां से यहां तक तो बाहर से देखेंगे तो कैसा कर्व है, कॉन्वेक्स है, और उसके बाद कैसा हो रहा है, कॉनकेव हो रहा है, मतलब नेचर चेंज हो रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर हम कहेंगे कि इस पॉइंट पर स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है इन्हें कहा जाता है पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन कहा जाता है, जहां पर कर्वेचर जीरो हो जाता है और जो लाइन है वो स्ट्रेट हो जाती है, यानी कि जो स्लोप रहेगा dB/dx वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर dB/dx कांस्टेंट हो जाएगा, और d2b/dx स्क्वायर, क्योंकि कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करेंगे जीरो आएगा। और ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहाँ पे पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं +r/2 और -r/2 पॉइंट्स पर, ठीक। सेंटर पर मैक्सिमम होता है, वो आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट देखते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। तो एम्पियर सर्किटल लॉ ये कहता है कि 1 सेकेंड एम्पियर सर्किटल लॉ ये कहता है कि यदि कोई लूप यदि बहुत सारे करंट को क्या करता है, बाउंड करता है, बहुत सारे करंट को अपने अंदर में क्या करता है, बाउंड करता है, यानी बहुत सारे करंट यदि इस लूप, बहुत सारे भी जरूरी नहीं है, एक भी हो चलेगा, लेकिन यदि कोई लूप यदि करंट्स को क्या करता है, बाउंड करता है, तो इस लूप के अलोंग क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड,
वो म्यू नॉट इनटू समेशन आई, मतलब जो करंट इसके अंदर बंद है उन करंट्स के एल्जेब्रिक सम के म्यू नॉट टाइम्स के बराबर होगा ये वाली टर्म। और इस टर्म को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसे सर्कुलेशन भी कहा जाता है। ओके, तो ध्यान रखना यहाँ कुछ साइन कन्वेंशन भी है जो आपको दिमाग में रखनी चाहिए कि यदि अपवर्ड मोशन है करंट की, ठीक है, और करंट की अपवर्ड मोशन है, 1 सेकेंड वापस से देखना है, इस तरह से नहीं, यदि सर्कुलेशन एंटी क्लॉकवाइज है, यदि सर्कुलेशन एंटी क्लॉकवाइज है तो अप डायरेक्शन में करंट यदि है तो उसे आपको प्लस लेना है, और यदि डाउन डायरेक्शन में करंट है तो उसे आपको क्या लेना है, नेगेटिव। पर शर्त यह है कि सर्कुलेशन यानी कि लाइन इंटीग्रल कैसे डायरेक्शन में होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये एम्पियर्स लॉ है। ये जो लॉ है वो साइज और शेप ऑफ द क्लोज पाथ यानी लूप पर डिपेंड नहीं करता, और केवल अंदर वाले करंट्स ही इंक्लूड करता है, बाहर वाले करंट्स को इंक्लूड नहीं करता है। ये देखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग सॉलिड सिलेंड्रिकल कंडक्टर और वायर, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी वायर का मैग्नेटिक फील्ड यदि हम निकालें, कोई थिन वायर है, पतला वायर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नेग्लिजिबल है, तो लॉन्ग वायर है तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, हम लिखते हैं B = μ0I/2πr। I करंट है वायर में, R डिस्टेंस है फ्रॉम द वायर, ठीक। और यदि ये तो थिन वायर के लिए है, और यही चीज यदि मान लो कैसे लिखी होती, किसके लिए, बहुत ध्यान से सुनना, एक सॉलिड सिलेंडर होता, फर्स्ट देखना सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, तो सॉलिड सिलेंडर के केस में मान लो इनफाइनाइट लॉन्ग है ये, ठीक है, करंट फ्लो कर रहा है, तो सॉलिड सिलेंडर के केस में बी आउटसाइड क्या होता है, बी आउटसाइड होता है μ0I/2πr, ठीक है, और बी सरफेस क्या होता है, वो होता है μ0I/2πa। ये ए क्या है इसका, ए है इसका रेडियस, ए है रेडियस, ठीक। और बी इनसाइड क्या होगा, बी इनसाइड होता है μ0I/2πa², आर भी ऊपर रहता है। तो यहां से एक चीज दिखाई देती है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है सॉलिड सिलेंडर के लिए वो किस तरह से वेरी कर रहा है, वो वेरी कर रहा है जैसे जैसे, देखिए जब R = A है यानी सरफेस पर, तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक। R यदि A से बड़ा है यानी आउटसाइड, तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है, और यदि इनसाइड है R < A, तो उस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड लीनियरली इंक्रीज करता है। बहुत ध्यान रखना है इस बात का। इसी तरह से नेक्स्ट में देखता हूं, नेक्स्ट में लिखता हूं होलो सिलेंड्रिकल शेल। होलो सिलेंड्रिकल शेल यदि है, होलो सिलेंड्रिकल शेल, तो उसके केस में बस इतना आ जाता है कि बी इनसाइड जो है वो क्या हो जाता है, 0, बी इनसाइड 0 होता है। तो कर्व जो है वो कुछ इस प्रकार का आता है, ऐसा, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है जब R < A हो, बाकी सब सेम फॉर्मूले होते हैं। क्लियर, चलिए ये पूछा गया क्वेश्चन है, अब ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग होलो सिलेंड्रिकल कंडक्टर और वायर। यदि होलो सिलेंड्रिकल कंडक्टर है तो करंट डेंसिटी तो क्या लेना है, जैसे मतलब ये है कि जैसे ये मान ले वायर है, ठीक, और ये होलो है, मतलब ये है कि इसकी 2 रेडियस है, एक इनर रेडियस है, एक इनर रेडियस है और एक आउटर रेडियस है। उस सिचुएशन में, इनर और आउटर रेडियस के सिचुएशन में, ये मान ले A और ये मान ले B है, तब करंट डेंसिटी क्या लिखेंगे, करंट डेंसिटी लिखेंगे I/πb² - a²। एक्चुअली इफेक्टिव एरिया लिखते हैं करंट डेंसिटी लिखते समय, और साथ ही साथ यहाँ पर B इनसाइड, देखिए सिचुएशन है जब R की वैल्यू A से कम है, यानी इनर रेडियस से कम है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। और यदि R की वैल्यू इनर रेडियस के इक्वल भी है तब भी मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा, 0 रहेगा। लेकिन R की वैल्यू यदि ग्रेटर देन A एंड लेस देन B यदि है, ग्रेटर देन A लेस देन B है, उस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड होता है, जहां तक मुझे याद है, μ0I/2πr इंटू
बी स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, और यदि आर की वैल्यू आउटर रेडियस के इक्वल हो जाता है, बी के इक्वल हो जाता है, तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है म्यू जीरो आई अपॉन 4 पाई 2 पाई आर। 2 पाई आर की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी, 2 पाई बी। ठीक, और यदि आर बी से भी ग्रेटर हो जाता है, बी से भी ग्रेटर हो जाता है, तब फिर आर के फॉर्म में लिखा जाएगा म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई आर। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है? नेक्स्ट हम टॉपिक पर चलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। ये हमने देख लिया है, ये भी हमने देख लिया है, ये ग्राफ भी हमने देख लिया है। बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सोलेनोइड। तो बस बहुत सिंपल है, एक चीज ध्यान रखनी है मात्र, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है म्यू जीरो स्मॉल एन आई। ये जो स्मॉल एन है ये क्या होता है, ये होता है टर्न डेंसिटी, मैं बोलता हूँ टर्न डेंसिटी, यानी कि नंबर ऑफ, इसको बोलेंगे नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इसे कहा जाता है। आई क्या है, करंट है, और म्यू नॉट क्या है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, जिसका वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा। हाँ, नेक्स्ट आ गया मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। बहुत ही खास है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। जैसे कि मान लो, देखिए इस डायग्राम को फिलहाल के लिए आप भूलो, जो मैं बता रहा हूं पहले उसको समझना। जैसे ये मान ले मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और कोई वायर है जिसकी लेंथ है एल, और इसमें आई करंट फ्लो करता है, ये थीटा एंगल पर है, तो फोर्स कितना लगेगा, फोर्स सिंपली आई एल बी साइन थीटा, ये फॉर्मूला यूज होता है। आपके लिए तो इतना भी काफी है, ये भी याद रख लोगे बहुत है। इसमें यदि आप यहां पर लिखते हैं तो यूनिट आएगा न्यूटन, लेकिन यदि फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछा जाए तो आप लिखेंगे आई बी साइन थीटा, और उस कंडीशन में यूनिट बनेगा न्यूटन बाय मीटर। यदि आई बी साइन थीटा लिख रहे हैं तो फिर आपको लेंथ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला। हाँ, एक चीज और थी, वो भी देखिएगा कि यहाँ पर जो एल होता है ना, ये एल क्या होता है, शॉर्टेस्ट लेंथ होती है, ये जरूर ध्यान रखना। जैसे वायर तो क्या है, वायर तो ऐसा है, देख वायर तो क्या है, ये वायर है, दिखाई दे रहा होगा आपको, लेकिन अपने को क्या लेना है, इनिशियल और फाइनल के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेनी होती है। मतलब डीएल को हम इंटीग्रेट करते हैं, डीएल को क्या करते हैं हम लोग, इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, एंड पॉइंट्स के बीच में। तो वो ध्यान रखना कि शॉर्टेस्ट लेंथ ली जाती है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपके लिए लूं, ये सर्कल है और ये करंट फ्लो कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड है मान लो क्रॉस वाला, मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस वाला, और यहाँ पे करंट है आई, और इसकी रेडियस है, इस सर्कल की रेडियस है आर, सेमी सर्कल है। अब आपसे कोई पूछे कि इस पर फोर्स किधर लगेगा, कितना लगेगा, तो आप लिखेंगे एफ इक्वल्स टू करंट आई, और लेंथ कौन सी लेनी है, एंड पॉइंट्स के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो क्या आ जाएगी 2r इंटू बी। वो आप जरूर से ध्यान रखिएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट बेटा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, यदि आप लेफ्ट हैंड को इस तरह से हेल्ड करें कि आपकी फोर फिंगर या इंडेक्स फिंगर, ठीक है, इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर और थंब तीनों एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यदि फोर फिंगर रिप्रेजेंट करती है मैग्नेटिक फील्ड को और इंडेक्स फिंगर रिप्रेजेंट करती है करंट की डायरेक्शन, तो थंब विल रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। बस ये ध्यान रखना, ये लो है, ठीक है, ये लो है इस तरह से। क्लियर? चलिए, आई होप आप ये ध्यान रखोगे। जैसे कि मैं आपके सामने एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है इधर,
ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है और वायर है ऐसा, वायर ऐसा है। आपसे पूछे कि मैग्नेटिक फोर्स की क्या डायरेक्शन होगी, तो बस आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड रूल यूज करना है। मैं इस 4 फिंगर होनी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड। करंट के डायरेक्शन में मिडल फिंगर होनी चाहिए, ये देखिए हाथ को इस तरह से रोटेट करना है, हैंड को इस तरह से रोटेट करना है कि जो 4 फिंगर है वो फील्ड की डायरेक्शन में रहे और मिडल फिंगर करंट की डायरेक्शन में हो। तो थंब को ओपन करेंगे और वो रिप्रेजेंट करेगा किसको, वो रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन, जो कि यहाँ पे क्या आएगा, इनवर्स आएगा। आई थिंक आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसे ये ना, तो ऐसे, और ये करंट की डायरेक्शन और थंब अंदर की तरफ जा रहा है। क्लियर है कि नहीं? तो फोर्स किधर होगा, फोर्स की डायरेक्शन होगी इनवर्स, तो क्रॉस से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। क्लियर है? याद रखना कि अपने को करंट की डायरेक्शन में मिडिल फिंगर को रखना है। तो यदि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और इलेक्ट्रॉन पर फोर्स की डायरेक्शन पूछी जाए तो आप ध्यान रखना करंट इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है और प्रोटॉन के डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। नेक्स्ट आप टॉपिक देखना बेटा, ये रहा ना डायग्राम, पर जरूरत नहीं है, अवॉइड करो, आगे बढ़ेंगे। ये रहे, देखिएगा सब बातें हैं यहाँ पे सारी, शॉर्टेस्ट लेंथ होती है, तो यहाँ पे देखो IB2R, ठीक है, सब बातें यहाँ पे इंक्लूड हो रही है। हाँ, ये देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा। तो यदि आप देखेंगे कि ये कोई पॉइंट है, तो आप देखेंगे ये वाला, 1 सेकेंड, यदि यहां पर मैग्नेटिक फोर्स आप दिखाते हैं तो देखो जो अपर हाफ है उस पर फोर्स लगा Bi2R ऊपर की तरफ, और लोअर हाफ पर फोर्स किधर लगा, Bi2R नीचे की तरफ। तो नेट फोर्स कितना लगा, कैंसिल हो गया, तो टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, 0। टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है? ओके। और लेकिन इसमें जो टेंशन डेवलप होगा, टेंशन की वैल्यू क्या होगी, IBR। टेंशन की वैल्यू क्या रहेगी, IBR। यहां पर जो टेंशन है वो BR होगी, है ना, और फोर्स कितना लगेगा, Bi2R। क्लियर? देखिएगा आपको ऐसा एक जैसे मान लो ये इंक्लाइन प्लेन है, ये मान लो इंक्लाइन प्लेन है, और इस इंक्लाइन प्लेन पर कोई वायर है जिसमें करंट इनवर्स है, जैसे ये मैंने वायर रखा है, ठीक है। तो अब इस पर देखिए मैग्नेटिक फील्ड किधर अप्लाई करके रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, और आपसे पूछा जाएगा कि इस इधर फोर्सेज बैलेंस करिए। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो अपने को क्या करना है, फोर्सेज दिखाने हैं। तो देख, एक तो इस वायर का वेट नीचे की तरफ एक्ट करेगा, ये रहा mg। साथ ही साथ यहाँ पर हम बात करें मैग्नेटिक फोर्स, अच्छा साथ नॉर्मल रिएक्शन लगेगी, वो कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगी। mg, ये यदि एंगल थीटा है तो इधर एंगल थीटा होगा, mg के कंपोनेंट बन गए mg कोस थीटा और mg साइन थीटा। साहब अब देखिएगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, ठीक है, और करंट किधर है, इनवर्स है, तो फोर्स किधर लगेगा, आप देख सकते हैं राइट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा BIL या ILB, एक ही बात है, ठीक। तो यहां पर आप पाएंगे कि ILB भी यहां पर थीटा एंगल बनाएगा, इसके भी कंपोनेंट बनेंगे। एक कंपोनेंट होगा अलोंग द सरफेस लेकिन ऊपर की तरफ, और एक कंपोनेंट होगा mg cos थीटा की लाइन में। तो यहां से फोर्सेस बैलेंस करके और हम कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं बेटा। डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, हम बात करते हैं यस, पॉइंट आ जाता है मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर और वायर्स। ये देखिएगा, ये नेक्स्ट टॉपिक है, मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स। ध्यान रखना, जब भी दो पैरेलल वायर्स होंगे तो रूल ये है कि एक वायर का मैग्नेटिक फील्ड होगा और दूसरे पर फोर्स लगेगा, दूसरे का मैग्नेटिक फील्ड होगा और पहले पर फोर्स लगेगा। सीधी सी बात यह है। तो आप देखिएगा कि जैसे मुझे डायरेक्शन भी पता लगानी हो, तो मैं क्या करूंगा, पहले फर्स्ट वायर जिसमें करंट ऊपर की तरफ है, फर्स्ट वायर का मैग्नेटिक फील्ड होगा दूसरे की तरफ, तो मैंने थंब को करंट के डायरेक्शन में रख के और दूसरे पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकाला, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आया, इनवर्स आया, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस, ठीक है। और अब इस मैग्नेटिक फील्ड में दूसरे वायर पर फोर्स लगेगा, तो देख मैग्नेटिक फील्ड B1 की डायरेक्शन किधर है, इनवर्स है, करंट किधर है, अपवर्ड्स है, फोर्स किधर लगा, टुवर्ड्स द वायर 1, ठीक है। इसी तरह से हम क्या करेंगे, वायर 2 की वजह से फील्ड निकालेंगे। वायर 2 का मैग्नेटिक फील्ड होगा देखिए आउटवर्ड्स, और इस पर फोर्स किधर लगेगा, वायर 2 की तरफ। कहने का मतलब है कि यदि पैरेलल करंट्स है तो वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और एंटी पैरेलल करंट्स है तो वायर एक दूसरे को
रिपेल करते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। इसी तरह से अनलाइक देखिए मतलब लाइक करंट से यानी कि पैरेलल करंट से तो अट्रैक्शन, और अनलाइक यानी कि एंटी पैरेलल करंट से तो रिपेल करते हैं। वो क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। यहां पर फोर्स नहीं निकाला जाता, फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाला जाता है, और वो इक्वल होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, और उसका वैल्यू होता है म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πd। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर कि यदि डिस्टेंस बिटवीन टू वायर 1 मीटर है एयर के अंदर, फ्री स्पेस के अंदर, और डिस्टेंस 1 मीटर है, ठीक है, और फोर्स लग रहा है वायर्स के बीच, पैरेलल वायर्स के बीच में कितना 2 × 10⁻⁷ न्यूटन बाय मीटर पर यूनिट लेंथ फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो करंट कितना होगा 1 एम्पियर। ओके, चलिए बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मूविंग पॉइंट चार्ज। मैग्नेटिक फील्ड नहीं आना चाहिए, मैग्नेटिक फोर्स आना चाहिए। 1 सेकेंड, एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, मैग्नेटिक फोर्स है बेटा, यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स आएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक बार मैं ऊपर भी देख लेता हूँ, कहीं अपन मिस नहीं कर रहे हो, कहीं नीचे डिटेल में हो और अपन पहले ही बताने लग जाए। यस यस, आगे आएगा बेटा, ये तो आगे आएगा मोशन ऑफ मैग्नेट। हाँ बिल्कुल, यहां आप देख लो बेटा कि मैग्नेटिक डायपोल इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक डायपोल इन मैग्नेटिक फील्ड, तो ध्यान रखना मैग्नेटिक डायपोल पर नेट फोर्स 0 रहता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, लेकिन मैग्नेटिक डायपोल पर टॉर्क लगता है, जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल पर टॉर्क लगता है P sin थीटा, तो यहां पर टॉर्क लगेगा MB sin थीटा। M क्या होता है यहाँ पर, मैग्नेटिक मोमेंट होता है, और B मैग्नेटिक फील्ड, थीटा M और B के बीच का एंगल होता है। ध्यान रखना यदि थीटा 0 डिग्री यानी कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो टॉर्क लगेगा 0, यदि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है तो भी टॉर्क 0 रहेगा, लेकिन यदि थीटा 90 है, B और M के बीच थीटा 90 है, तो फिर टॉर्क मैक्सिमम लगेगा जो कि MB के बराबर होता है, कैपिटल MB। कैपिटल M क्या है, यहाँ पे मोमेंट है, मैग्नेटिक मोमेंट है। देख यदि कोई बार मैग्नेट है, तो बार मैग्नेट के लिए कैपिटल M मैग्नेटिक मोमेंट लिखा जाता है पोल स्ट्रेंथ इनटू इफेक्टिव लेंथ, ठीक है। और यदि हम लिखते हैं इसके लिए सर्कुलर लूप के लिए, तो सर्कुलर लूप के लिए मैग्नेटिक मोमेंट लिखा जाता है NIA, और टॉर्क हो जाएगा NIA वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ये जरूर से आप ध्यान रखना, यहां से साबित होता है कि टॉर्क A वेक्टर और B वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है यहाँ पर, ठीक। अभी किसी मैग्नेटिक डायपोल को रोटेट कराने में वर्क डन कितना करना पड़ेगा, तो वर्क डन होता है कितना, वर्क डन होता है MB इंटू cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। क्लियर है, MB cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ध्यान रखना, इसी तरह से हम निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का डायरेक्ट फॉर्मूला आप ध्यान रखना, वो होता है U इक्वल्स टू माइनस MB cos थीटा, माइनस MB cos थीटा। थीटा यदि 0 डिग्री है मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम है, तो U मिनिमम होता है इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। और ध्यान रखना कि थीटा 180 डिग्री है तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है डायपोल की, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, वो हम देखने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट अपना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही खास है, आप जरूर से ध्यान रखना कि एक तो यदि मान लो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल यदि मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर फोर्स लगता है F इक्वल्स टू QVB sin थीटा। इसमें यह भी ध्यान रखना कि जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो B वेक्टर और B वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है, यानी कि V और B के प्लेन के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फोर्स लगता है हमेशा। ध्यान रखना यहां पर क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स थीटा पर डिपेंड करता है, तो इसके अलग अलग कंडीशंस होंगे, जैसे कि यदि कोई चार्ज पार्टिकल, फर्स्ट कंडीशन लेते हैं, यदि कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल थ्रो करा जाए, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल थ्रो करा जाए, तो एंगल या तो 180 डिग्री या तो 0 डिग्री बनता है, और उस कंडीशन में मैग्नेटिक फोर्स 0 रहेगा, और पाथ कैसा रहेगा, पाथ रहेगा स्ट्रेट लाइन, पाथ कैसा रहेगा, स्ट्रेट लाइन पाथ रहेगा। दूसरा कंडीशन देखते हैं कि यदि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है,
तो फोर्स मैक्सिमम लगेगा जो कि QVB रहेगा। और यहां पर ये ध्यान रखना कि मैग्नेटिक फोर्स QVB क्योंकि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा, यानी कि QVB को बराबर करेंगे mv²/r के इक्वल बराबर करेंगे, इक्वल करेंगे क्या, मैग्नेटिक फोर्स QVB को mv²/r के इक्वल करेंगे क्योंकि QVB सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। और यहां पर क्योंकि चार्ज पार्टिकल का पाथ सर्कुलर है तो आपसे कोई पूछे कि मैग्नेटिक फोर्स का वर्क डन कितना होगा, तो जो भी फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होता है, तो उस फोर्स का वर्क डन 0 रहता है। साथ ही साथ हम यहाँ पे ये भी कहना चाहेंगे कि क्योंकि वर्क डन 0 है तो जो मैग्नेटिक फोर्स है वो काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं करता, लेकिन डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर सकता है, इसलिए वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, स्पीड कांस्टेंट रहेगी और लीनियर मोमेंटम भी चेंज हो सकता है। आई होप आपको ये सारे स्टेटमेंट्स याद आ गए होंगे, ध्यान में आ गए होंगे या मेमोराइज कर लिया होगा आपने। एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हैं यहां से QVB = mv²/r से रेडियस हो जाएगा mv/qb, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है mv/qb, डायरेक्ट आप याद रखिएगा। एंगुलर वेलोसिटी v/r करके qb/m निकाल लेंगे और टाइम पीरियड निकाला जा सकता है 2π/ω 2πm/qb करके लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, पाथ कैसा रहेगा, सर्कुलर, फ्रीक्वेंसी 1/t से निकल जाएगी। एक और सिचुएशन है कि यदि चार्ज पार्टिकल ना तो 0 डिग्री एंगल पर चल रहा है ना तो 90 डिग्री पर चल रहा है, ठीक है, ऐसे सिचुएशन में पाथ कैसा रहेगा, क्योंकि चार्ज पार्टिकल के पास जो वेलोसिटी है उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा v cos थीटा, एक होगा v sin थीटा। तो जो v cos थीटा है उसकी वो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन में होगा और v sin थीटा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। v sin थीटा की वजह से सर्कुलर पाथ होगा और v cos थीटा की वजह से स्ट्रेट लाइन मोशन होगी। इन रिजल्ट जो मोशन होगी वो कैसी मोशन होगी, हेलिकल मोशन होती है। यहां पर एक टर्म जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि यहां पर भी जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या आएगा, वो आएगा QVB sin थीटा, F आएगा क्या, QVB sin थीटा, ध्यान रखिएगा। और ये जो QVB sin थीटा है इसकी वजह से सर्कुलर मोशन हो रही है तो यही सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क करने लग जाएगा, ये ध्यान रखना। ओके, यहाँ एक टर्म आती है पिच। पिच क्या होती है कि जब चार्ज पार्टिकल एक चक्कर पूरा करे, चार्ज पार्टिकल एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करे तो उसमें जो उसने डिस्टेंस कवर करी है उस डिस्टेंस को कहा जाता है पिच। और पिच को हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 टाइम पीरियड मल्टीप्लाइड विद द वेलोसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड विच इज v cos थीटा। टाइम पीरियड हम निकालेंगे और v cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को पिच प्राप्त हो जाती है। डियर स्टूडेंट, बात करते हैं लोरेंज फोर्स की। तो लोरेंज फोर्स हमेशा मैग्नेटिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूविंग चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स है। यदि कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है वो भी लोरेंज फोर्स होता है कुछ गिर गया। ओके, और यदि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है और उस पर जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है वो भी लोरेंज फोर्स होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है? ओके, इसके अलावा जो लोरेंज फोर्स होता है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का जो नेट है वो होता है लोरेंज फोर्स, यदि दोनों फील्ड प्रेजेंट है तो। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है अब हमारे सामने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में आपको ध्यान रखना है कि इसका प्रिंसिपल क्या है। तो प्रिंसिपल ये है कि जब आप किस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जब आप रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी कॉइल को इस तरह सस्पेंड करते हैं तो उस पर टॉर्क लगता है और उस टॉर्क की वजह से वो क्या करती है, रोटेट करती है। टॉर्क की वजह से वो कैसी मोशन करती है, रोटेशन। ठीक है, ये इसका प्रिंसिपल है कि यदि एक कॉइल को यदि हम क्या करें, यदि एक कॉइल को हम छोड़ दें किसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो क्या होगा, तो वो कॉइल रोटेट करेगी। ठीक है, और यदि मैं इसके साथ एक निडल बांध दूं तो वो निडल डिफ्लेक्ट होगी। तो ये इसका प्रिंसिपल है। तो टॉर्क जो लगता है इस पर वो क्या लगता है, NIAB। ठीक है, और यहाँ पर रेडियल फील्ड का फायदा क्या है कि ये जो एंगल बनता है A और B के बीच ये 90 डिग्री रहता है और लूप हमेशा पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड रहता है। ठीक, अब आप ये देखिएगा कि ये जो टो इक्वल टू NIAB लगा, इसको यदि मैं किसके बराबर लिखूं, टो इक्वल टू G थीटा के,
क्योंकि रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगा और इक्विलिब्रियम के कंडीशन में NIAB इज इक्वल टू जी थीटा या सी थीटा लिख सकते हो NIAB। तो यहां से I इज इक्वल टू जी अपॉन एन आई जी इक्वल टू, देखिए NIAB इज इक्वल टू जी थीटा। तो यहां से I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, G अपॉन NAB। ये G अपॉन NAB क्या है, एक कांस्टेंट है जिसे हम क्या कहते हैं, अब कांस्टेंट ही हम नाम दे लेते हैं जनरली, ठीक है। रिडक्शन फैक्टर भी शायद हम इसको बोलते हैं। इसे K से रिप्रेजेंट किया जाता है और I जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थीटा हुआ, यानी कि डिफ्लेक्शन मेजर करके करंट मेजर किया जा सकता है। यही इसका प्रिंसिपल है जो आपको दिखाई देता है। ये देखिए ये डायग्राम है, ये होता है नॉर्थ पोल साउथ पोल। इसके अंदर ये एक कॉइल है जो कि एक सिलेंड्रिकल कोर पर लपेटी गई है और यहाँ पे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है। लूप हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रहेगा। मैग्नेटिक जो टॉर्क लगेगा यहाँ पे वो मैक्सिमम लगेगा, उसकी वजह से जो कॉइल है वो रोटेट करेगी। जैसे करंट फ्लो करेगा कॉइल रोटेट करेगी और जो पॉइंटर है वो स्केल पर रीडिंग दिखा देगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं करंट सेंसिटिविटी। यहाँ पे करंट सेंसिटिविटी कुछ नहीं होता, बस एक डेफिनेशन है बेसिकली, डिफ्लेक्शन अपॉन करंट। डिफ्लेक्शन अपॉन करंट इज करंट सेंसिटिविटी। NBA अपॉन C या G से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका यूनिट होता है डिवीजन पर एम्पियर। वोल्टेज सेंसिटिविटी में कुछ नहीं करना, थीटा अपॉन V लिखते हैं, थीटा अपॉन IR भी लिख सकते हैं और यहाँ से NBA अपॉन CR। ध्यान रखना, यहां से मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको कि करंट सेंसिटिविटी जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करती है, बी पर डिपेंड करती है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर भी डिपेंड करती है और साथ ही साथ सी पर डिपेंड करती है। तो यदि आप करंट सेंसिटिविटी बढ़ाना चाहते हैं तो सी को क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है। ओके चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिएगा कि नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। तो ध्यान रखना गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस मतलब देखिए एमीटर का रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए, ठीक है आइडियली, लेकिन यदि कम से कम भी हो तो चलेगा। तो हम क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कम करते हैं और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कम करने के लिए इसके पैरेलल में हम क्या जोड़ देते हैं, एक शंट कनेक्ट करते हैं और उसकी वजह से इफेक्टिवली हमें क्या मिलता है, एक एमीटर। ये I करंट है, इसको हम कहते हैं रेंज। I को क्या कहा जाता है, रेंज, ठीक है। और S जो है ये क्या होता है, शंट। शंट क्या होता है, बेसिकली एक स्मॉल रेजिस्टेंस होता है। G होता है रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। और यहाँ पर IG क्या होता है, IG होता है फुल डिफ्लेक्शन करंट इन गैल्वेनोमीटर। फुल डिफ्लेक्शन करंट। तो जब ये सब सीन होता है तो हमने शंट की वैल्यू देखनी होती है। शंट की वैल्यू होती है IG इंटू कैपिटल G अपॉन I माइनस IG। ये फॉर्मूला ध्यान रखना, ये शंट का फॉर्मूला है। इसके अलावा एक जो पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना चाहिए वो ये, क्योंकि आपने पैरेलल में कनेक्ट करा है इसलिए यहाँ पर IG इंटू जी इज इक्वल्स टू I माइनस IG इंटू S। ये रहता है। ये दो फॉर्मूले बहुत ही खास है, इन्हें आप जरूर से ध्यान रखिएगा, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू द शंट, ये रहता है। ये है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। इसी तरह से हम करते हैं कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। तो ध्यान रखना गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसका रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा और इसके रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए इसके सीरीज में हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं। तो यहां पर आता है एक तो V होता है रेंज, वो मैक्सिमम वोल्टेज जिसको वोल्टमीटर मेजर करेगा, ये इफेक्टिवली वोल्टमीटर मिलेगा। और RH क्या होता है, ये होता है हाई रेजिस्टेंस जो कि कनेक्ट करा है टू कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, ठीक। और IG और ये सब वही है, ठीक। IG G
रेजिस्टेंस ऑफ गैलोमीटर, फुल डिफ्लेक्शन करंट। तो यहाँ पे आर एच की जो वैल्यू होती है वो होती है वी अपॉन आई जी माइनस जी। ओके, और यहाँ पे सीरीज में कनेक्ट होते हैं और जो आर एच के लगभग बराबर हो जाता है वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर। क्लियर है? आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 1 आज का, जिसमें हमने देखा मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आई होप कि आपको ये जो चैप्टर है पूरे ढंग से समझ में आ गया होगा। अब आपको इसके क्वेश्चंस लगाने की जरूरत है, वो आप लोग करिएगा। हम नेक्स्ट चैप्टर पर चलने वाले हैं। नेक्स्ट चैप्टर है मैग्नेटिक मटेरियल एंड क्लासिकल मैग्नेटिज्म। अर्थ मैग्नेटिज्म हमें देखना नहीं है। जो फर्स्ट टॉपिक है वो आता है बार मैग्नेट। बार मैग्नेट क्या होता है? बेसिकली बार मैग्नेट होता है क्या, एक क्या बोलते हैं, रोड के जैसा, छोटे से रोड के जैसा एक मैग्नेट होता है, दैट्स इट, उसी को बार मैग्नेट कह देते हैं। मैग्नेटिक निडल जो है वो भी निडल के जैसा है, लेकिन उसको भी वो उसका प्रॉपर्टी भी बार मैग्नेट के जैसा ही है। बार मैग्नेट एक मैग्नेटिक डायपोल होता है, वो आप ध्यान रखना। बार मैग्नेट इस प्रकार का हम बनाते हैं, देखिए ये है बार मैग्नेट का चित्र ऐसा। ठीक है बेटा, ये है बार मैग्नेट, इसमें दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ठीक है, अब इसकी जो खासियत है, एक है यहाँ पे एम, नॉर्थ पोल का प्लस एम होता है, साउथ पोल का माइनस एम होता है। ये एम क्या है? ये एम होता है पोल स्ट्रेंथ, एम है पोल स्ट्रेंथ, और इसे मैग्नेटिक चार्ज भी कहा जाता है, मैग्नेटिक चार्ज भी कहा जाता है। और पोल स्ट्रेंथ जो है वो नॉर्थ के लिए, नॉर्थ पोल के लिए ये पॉजिटिव होता है और साउथ पोल के लिए ये नेगेटिव होता है। पोल स्ट्रेंथ का जो यूनिट है वो होता है एम्पियर इंटू मीटर। ओके, और पोल स्ट्रेंथ जो है, पोल स्ट्रेंथ एम्पियर इंटू मीटर होता है। पोल स्ट्रेंथ डिपेंड ऑन, पोल स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन area of cross section of the magnet। क्लियर? सेकंड यहां पर एक टर्म आती है जिसको हम कहते हैं इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ, तो इफेक्टिव लेंथ क्या होती है? इफेक्टिव लेंथ होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ पोल, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ पोल। ठीक है, इसे LE से लिखा जाता है। ठीक है, जनरली जो नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, वो थोड़ा सा किनारे से अंदर की तरफ होते हैं, थोड़ा सा किनारे से अंदर की तरफ होते हैं, इसलिए ज्योमेट्रिकल लेंथ से LE का जो वैल्यू है वो थोड़ा सा क्या रहता है, कम रहता है, वो ध्यान रखना। और कितना टाइम्स होता है? LE जो है वो ज्योमेट्रिकल लेंथ का 5/6 टाइम्स होता है। क्लियर? अच्छा, ध्यान रखिएगा, LE जो है वो शॉर्टेस्ट लेंथ होती है। LE क्या है? शॉर्टेस्ट लेंथ है। तो यदि मैं एक U मैग्नेट लेता हूं, जिसे हॉर्स शू मैग्नेट भी हम कहते हैं, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और यदि ये सेंटर है इसका और रेडियस है R, तो जो LE है वो होता है, LE क्या होता है? वो होता है 2R। LE क्या होता है? 2R होता है। क्लियर? बात करते, ये तो था बार मैग्नेट के पोल स्ट्रेंथ और इफेक्टिव लेंथ की। हम बात करते बार मैग्नेट के प्रॉपर्टी की। बार मैग्नेट के प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं वो भी आपको देखने चाहिए, प्रॉपर्टीज भी आपको देखने चाहिए, मेन प्रॉपर्टी जो ये परफेक्ट साइज है जिसमें हम इसको रखकर यहाँ पे लगा सकते हैं। ये लो, ठीक, आपको तो दिखाई दे रहा है क्या? चलो देखिए, अब आगे यदि मैं बात करता हूं तो बार मैग्नेट का एक जो प्रॉपर्टी है वो है डायरेक्शनल प्रॉपर्टी।
बार मैग्नेट जो है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर, मतलब डायरेक्शन बता सकती है, ज्योमेट्रिकल डायरेक्शन बता सकती है, नॉर्थ डायरेक्शन ये रिप्रेजेंट करती है। क्यों? क्योंकि यदि आपने किसी बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करके और छोड़ दिया तो बार मैग्नेट हमेशा हमेशा बार मैग्नेट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही स्टे करती है। तो जिस डायरेक्शन में बार मैग्नेट रुकेगी उसी डायरेक्शन में हम नॉर्थ पोल हम कंसीडर, नॉर्थ डायरेक्शन कंसीडर करेंगे। जिधर नॉर्थ पोल रुकेगा उधर नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है। तो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है, इसलिए इसको लीडिंग स्टोन या लोड स्टोन भी कहा जाता है। क्या भी कहते हैं? लोड स्टोन, डायरेक्शन बताने वाला पार्टिकल, नहीं डायरेक्शन बताने वाला पत्थर, ठीक। दूसरा हम बात करते हैं, इसका एक और प्रॉपर्टी क्या है? इसका प्रॉपर्टी है कि मोनोमैग्नेटिक पोल डज नॉट एग्जिस्ट। ध्यान रखना, कभी भी सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता। आप किसी भी मैग्नेटिक डायपोल को ब्रेक करेंगे तो वापस से उसमें दो डायपोल बन जाते हैं, ठीक है। तो मोनोमैग्नेटिक पोल एग्जिस्ट नहीं करता। एक प्रॉपर्टी इसकी मैग्नेटिक इंडक्शन, यदि आप बार मैग्नेट के कांटेक्ट में ले आते हैं किसी मैग्नेटिक मटेरियल को तो उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इंड्यूस हो जाती हैं। तो मैग्नेटिक इंडक्शन का इसके पास प्रॉपर्टी है, ठीक है। एक आप ये ले सकते हो कि यदि मैग्नेट को ब्रेक किया जाए, पीटा जाए, काटा जाए तो इसके प्रॉपर्टीज वेनिश हो जाती हैं। क्लियर? चलिए इतना बहुत है, ज्यादा नहीं टाइम पास करेंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक पोल्स वो सब हो चुका है। मैग्नेटिक एक्सिस क्या है? नॉर्थ और साउथ को मिलाने वाली लाइन मैग्नेटिक एक्सिस कहलाती है। पॉइंट देखते हैं कि किसी भी मैग्नेटिक पोल का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, बस वो ध्यान रखना, वो होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r क्यूब। जिस तरह से हम इलेक्ट्रिक चार्ज वाला चैप्टर पढ़ते हैं उसी तरह से यहां पर है, वहां चार्ज की जगह यहां पे पोल स्ट्रेंथ आ जाता है स्मॉल m। क्लियर है? बात करते हैं नेक्स्ट बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। वो पीछे बात कर चुके हैं। मैग्नेटिक डायपोल क्या होता है? मैग्नेटिक डायपोल एक सिस्टम है जिसके अंदर दो पोल्स होते हैं। अब बात करते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की। तो डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट किसी भी मैग्नेटिक डायपोल का फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक होता है, यानी कि जो डायपोल हो गया उसके पास डायपोल मोमेंट रहेगा ही रहेगा। जैसे कि बार मैग्नेट के पास मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा कितना? पोल स्ट्रेंथ इनटू इफेक्टिव लेंथ, जिसे LE से मैंने कहा रिप्रेजेंट किया था, यहाँ 2L से लिखा जाता है और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। तो डायपोल मोमेंट फॉर बार मैग्नेट वो होता है M इंटू 2L। यहां से दिखाई देता है कि मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट डिपेंड्स ऑन M एंड LE। पोल स्ट्रेंथ और इफेक्टिव लेंथ दोनों पर डिपेंड करता है। इसका मतलब है ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ दोनों पर डिपेंड करेगा, क्योंकि पोल स्ट्रेंथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि डिवाइडिंग अ बार मैग्नेट हो चुका है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट। तो देख बार मैग्नेट के का मैग्नेटिक फील्ड देखे ना तो दो पॉइंट्स पर हम देखते हैं। एक हम बात करते हैं एक्सियल पॉइंट्स पर, एक्सिस पर। तो बार मैग्नेट के, ये बार मैग्नेट है, यदि या बार मैग्नेट ले लो, डायपोल ले लो, तो इसके एक्सिस पर, इसके सेंटर से जो डिस्टेंस है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होता है μ0 अपॉन 4 पाई इंटू 2m वेक्टर अपॉन r क्यूब। ये x की जगह मैं r ले लेता हूं। और याद रखना कि यहाँ माइनस साइन आता है, ये माइनस साइन ये रिप्रेजेंट करता है, देख मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हमेशा साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हमेशा साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है, जबकि एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ से साउथ, वो सॉरी या प्लस ही रहेगा, और एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ साउथ से नॉर्थ की तरफ ही होता है, इसलिए यहाँ पे प्लस है। जबकि यदि आप देखते हैं इक्वेटोरियल लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड आप देखेंगे तो देख ये नॉर्थ है, ये साउथ है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक डायपोल की डायरेक्शन है साउथ से नॉर्थ,
जबकि नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एट इक्वेटोरियल लाइन वो किधर आया, अपोजिट डायरेक्शन, नॉर्थ टू साउथ। और उसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे म्यू 0/4 इंटू एम वेक्टर अपॉन आर क्यूब, माइनस साइन के साथ। ये माइनस साइन यही बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड एम के अपोजिट होता है, ये ध्यान रखना। और यहाँ पर जो फॉर्मूला में ये लिख रहा हूं, ये आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल है, तभी काम आता है। और जनरली यही सिचुएशन हमसे पूछी जाती है। बात करते हैं गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म, तो ध्यान रखना जिस तरह से गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, वही उसी प्रकार से गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म भी है। गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। यानी जहां चार्ज होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यहां पर क्या होता है कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड रिलेटेड टू अ क्लोज सरफेस वो हमेशा कितना रहता है, वो हमेशा 0 रहता है। ये गॉसेस लॉ है। ये रिप्रेजेंट करता है कि मोनोमैग्नेटिक पोल एग्जिस्ट नहीं करते हैं। क्लियर? ये कंपैरिजन देख लो कि जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी की चीजें हैं वैसे ही मैग्नेटिक डायपोल की क्या क्या चीजें हैं। डायपोल मोमेंट होता है, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी में Q इंटू 2L, यहाँ M इंटू 2L। वहां होता है डायरेक्शन ऑफ डायपोल की, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव, यहाँ साउथ से नॉर्थ। वहां नेट फोर्स ऑन यूनिफॉर्म फील्ड ऑन डायपोल 0 0, यहाँ पर भी। टॉर्क क्या होता है, वहां P क्रॉस E होता है, यहाँ M क्रॉस B होता है। फील्ड एट एक्सिस होता है 2P अपॉन R क्यूब कांस्टेंट के साथ, यहाँ 2M अपॉन R क्यूब। वहां होता है P अपॉन R क्यूब, यहाँ होता है M अपॉन R क्यूब। वहां होता है पोटेंशियल एनर्जी माइनस P cos थीटा या माइनस MB cos थीटा। वहां होता है वर्क डन टू रोटेट PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, यहाँ होता है MB cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ओके, इस प्रकार से ये देख सकते हैं। अब इसमें नेक्स्ट हम देखेंगे मैग्नेटिक मटेरियल, लेकिन मैं आपको कुछ समय के लिए 1 मिनट का ब्रेक देने वाला हूं। ब्रेक ऑफ 1 मिनट, ब्रेक 1 मिनट ब्रेक, टेक अ ब्रेक। ओके, तो ब्रेक लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स 1 मिनट का आप आराम करो, बस होने वाला है खत्म। ओके, और मैं अपने टॉपिक पर आ जाता हूं वापस से। हेलो हेलो हेलो, क्या आवाज आ रही है अच्छे से? कैसे पता चलेगा सर? पता तो चल जाएगा, लेकिन आप मुझे किस प्रकार से रिप्लाई करोगे ये नहीं पता चलेगा। कोई बात नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे डायमैग्नेटिक मटेरियल्स की। डायमैग्नेटिक मटेरियल्स में क्या होता है, डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड से दूर की तरफ, स्ट्रोंगर से वीक की तरफ मूव करते हैं। ओके, और इनके एग्जांपल्स हैं जैसे कि बिस्मिथ हो गया, कॉपर हो गया, लीड, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, वाटर, सोडियम क्लोराइड। ये सब क्या है, ये सब हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल जो मैग्नेटिक फील्ड से क्या होते हैं, रिपेल होते हैं। ठीक है, इतना पॉइंट्स काफी आपके लिए। बात करते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स मैग्नेटिक फील्ड में वीकली मैग्नेटाइज हो जाते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। एग्जांपल जैसे एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम। होता क्या है डायमैग्नेटिक मटेरियल्स में, जो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स में क्या होता है, ऐसे एटम्स पाए जाते हैं जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसमें सभी ऐसे एटम्स होते हैं जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। थोड़ा सा फोकस गायब हुआ। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जबकि यहाँ पर पैरामैग्नेटिक मटेरियल में ऐसे एटम पाए जाते हैं जो क्या होते हैं, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले एटम होते हैं। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले एटम का खुद का अपना मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है। हर एक एटम जो है टाइनी मैग्नेट की तरह से काम करता है। जब एक्सटर्नल फील्ड नहीं होता है तब तो सारे के सारे एटम्स इस तरह रैंडमली मूव करते हैं और नेट डायपोल मोमेंट 0 रहता है। लेकिन जैसे फील्ड लगा देते हैं तो ये जो टाइनी मैग्नेट्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं और उसकी वजह से कुछ मूवमेंट पैदा हो जाता है और उसकी वजह से ये अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। क्लियर है?
याद रखना फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बस इसमें और पैरा में इतना अंतर है, ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। यहाँ पर डोमेन्स फॉर्म होते हैं, ये जो है डोमेन्स है, एक डोमेन के सभी एटम्स के डायपोल मोमेंट जो है वो सेम लाइन में होते हैं, लेकिन अलग अलग डोमेनों के डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन डिफरेंट हो सकती है। लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो जो डायपोल्स है, कुछ डायपोल्स है, देखिए डोमेन्स, ये देखिए ये डोमेन्स है, इनकी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में आ जाती है और ये हाईली मैग्नेटाइज हो जाते हैं। एग्जाम्पल आयरन, निकल, कोबाल्ट एक्सेट्रा। ठीक है, चलिए एक बात ध्यान रखना कि जो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स है उनके बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है और पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स है उनके अंदर से फील्ड लाइन निकलती है, वो भी बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मटेरियल, तो क्या होता है कि द मैग्नेट विच आर बिल्ट अप विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। व्हेन अ करंट इज प्रोवाइडेड इन अ सोलेनोइड देन द सोलेनोइड विल बिहेव एज अ मैग्नेट। दीज आर टेम्परेरी मैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, सोलेनोइड जो है वो क्या है कि वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह से काम करता है, यानी कि करंट से यदि मैग्नेट बन रहा है तो उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। क्लियर। बात करते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की, एक टर्म है बहुत खास है कि यदि किसी मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करा जाता है तो उसके अंदर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाता है, तो मटेरियल के पर यूनिट वॉल्यूम में जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इंड्यूस होता है उसे कहा जाता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। और इसका फॉर्मूला क्या आएगा, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और इसका यूनिट क्या होता है, एम्पियर पर मीटर। वेक्टर क्वांटिटी होती है, ध्यान रखना, ये मटेरियल प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक मटेरियल का प्रॉपर्टी है। बात करते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी या फिर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, तो इसमें हम लिखते हैं कि ये जो H है इसको कहा जाता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फील्ड, तो इसका फॉर्मूला होता है B/μ0। यदि एयर है केवल तो हम लिखते हैं B/μ0, और यदि मान लो कोई अदर मटेरियल है तो हम लिखते हैं μ0H। तो हम इसे लिखते हैं क्या, μ0H प्लस μ0I। ठीक है, यहां जो H है इसी को कहा जाता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ठीक है डियर। अब देखिएगा कि बात करते हैं नेक्स्ट क्वांटिटी की, तो बात करते हैं रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी। रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी कुछ भी नहीं है, यदि किसी मटेरियल में मैग्नेटिक फील्ड को एयर के अंदर फील्ड से डिवाइड कर देते हो तो आपको मिलेगा जो क्वांटिटी, उसे कहा जाता है रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी। और रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी का ये भी एक फॉर्मूला बनता है, परमेबिलिटी इन एयर इन मीडियम टू परमेबिलिटी इन एयर। ठीक है, और म्यू बनता है फिर यहां से μr इंटू μ0। परमेबिलिटी होता है μr, रिलेटिव परमेबिलिटी होता है। ठीक, देखिएगा कि मैग्नेटिक, अच्छा इसमें ये बात आप ध्यान रखना कि जो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स है उनके लिए μr की वैल्यू लेस देन 1 होती है, और पैरामैग्नेटिक के लिए ग्रेटर देन 1 होती है, और फेरोमैग्नेटिक के लिए वेरी वेरी ग्रेटर देन होता है 1 से। ये क्या है, μr का वैल्यू डाय के लिए, पैरा के लिए और फेरो के लिए। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे बात को। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी क्या होता है, तो मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी को यदि मैग्नेटाइजिंग फील्ड से डिवाइड कर देते हैं तो हमें जो क्वांटिटी मिलती है उसे ही कहा जाता है मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। और मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी को काई से या चाई से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसका फॉर्मूला क्या बनता है, μr इक्वल्स टू 1 प्लस चाई, वो लास्ट में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, ध्यान रखना। न्यूमेरिकल सीधे पूछा जाता है इन दोनों फॉर्मूला से, मतलब आप तुरंत ही क्वेश्चन कर लोगे, इतना इजीली मतलब न्यूमेरिकल पूछा जाता है यहाँ से सीधे। IH दे देगा, आई पूछेगा, इस तरह मतलब बेसिक। ठीक है, याद रखना कि मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी फॉर डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या होती है, नेगेटिव एंड स्मॉल, एंड जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है उनके लिए पॉजिटिव और स्मॉल होती है, फेरो के लिए ग्रेटर और पॉजिटिव होती है। मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी की, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी ये बताती है कि कोई मटेरियल कितना हाईली मैग्नेटाइज होगा या किस डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगा। बात करते हैं क्यूरीज टेम्परेचर एंड क्यूरीज लो। तो क्यूरी टेम्परेचर क्या है, वो टेम्परेचर देखिए होता क्या है कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की का टेम्परेचर यदि बढ़ाते हैं तो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल डिक्रीज होती है।
तो टेम्परेचर यदि घटाएंगे तो ससेप्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो एक ऐसा टेम्परेचर होगा जिस पर पैरामैग्नेटिक मटेरियल की ससेप्टेबिलिटी इतनी बढ़ जाती है कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल फेरो में कन्वर्ट हो जाते हैं। उस टेम्परेचर को जिस पर पैरामैग्नेटिक मटेरियल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाते हैं, उस टेम्परेचर को कहा जाता है क्यूरीज टेम्परेचर। और क्यूरीज लॉ क्या है? यही लॉ है कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल की ससेप्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये जो सी है ये क्या होता है? सी होता है क्यूरीज कांस्टेंट। एक होता है क्यूरीज वाइस लॉ, इस ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए दिया जाता है और इसमें लिखा जाता है Chi m इक्वल्स टू C अपॉन T माइनस TC। TC क्या होता है? क्यूरीज टेम्परेचर होता है। बात करते हैं हिस्टेरेसिस या रिटेंटिविटी कोर्सिविटी। हिस्टेरेसिस कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है कि एक मटेरियल को यदि मैग्नेटाइज करें और डीमैग्नेटाइज करें तो वो किन किन प्रोसेस से होकर गुजरता है, वही हिस्टेरेसिस कर्व में दिखाया जाता है। देखिएगा, जब किसी मटेरियल में को H में रखते हैं और H को इंक्रीज करते हैं तो शुरुआत में मटेरियल मैग्नेटाइज होता जाता है और धीरे धीरे उसका मैग्नेटिक इंडक्शन बढ़ता जाता है। ठीक है, और H की एक वैल्यू पर देखो, जब ये मैग्नेटाइज हो रहा है तो डोमेन जो है वो फील्ड की अलोंग अलाइन होने की कोशिश कर रहे हैं, अलाइन हो रहे हैं। एक ऐसा टाइम आएगा जब सभी डोमेन्स फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। उस कंडीशन में फिर आप H को कितना ही बढ़ाएंगे, B में और चेंज नहीं आएगा। इस कंडीशन को कहा जाता है मैग्नेटिक सैचुरेशन। मैग्नेटिक सैचुरेशन कहा जाता है। ए पॉइंट पर ये आ गया मैग्नेटिक सैचुरेशन। फिर यदि हम अपोजिट डायरेक्शन में चले यानी कि H को डिक्रीज करें तो H को डिक्रीज करने पर वापस B डिक्रीज तो होता है लेकिन जीरो कभी भी नहीं होता। यानी कि यहां पर H जीरो होने के बावजूद भी मटेरियल कुछ क्या हो गया, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बना के रख रहा है। इसे कहा जाता है मैग्नेटिक रिमेनेंस। मैग्नेटिक रिमेनेंस कहा जाता है या रिटेंटिविटी भी कहते हैं इस बात को। ठीक है, और यदि B को जीरो ही करना, देखो ये रिमेनेंस का कारण क्या है, क्योंकि डोमेन्स का खुद का अपना इनर्शिया है। H जीरो करने के बाद भी डोमेन खुद के इनर्शिया की वजह से वापस अपने ओरिजिनल स्थिति में नहीं आ पाते, क्योंकि इतने सारे डोमेन्स होते हैं और वो अपने ओरिजिनल स्टेट में पहुंच नहीं पाते हैं यदि H जीरो कर देते हैं तो भी। तो यदि B को जीरो करना है यानी कि डोमेनों को पहले कंडीशन में लेकर आना है तो H को नेगेटिव में ले जाना पड़ेगा। और जिस नेगेटिव H पर B जीरो हो जाता है उस नेगेटिव H को कहा जाता है कोरिसिविटी। नेगेटिव H का मतलब है कि जिस H पर B जीरो हो जाता है उसे कहा जाता है कोरिसिविटी। ठीक है, अब ऐसा ही यदि मैं H को और नेगेटिव में बढ़ाते जाऊं तो अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होने लगेगा मटेरियल, अपोजिट डायरेक्शन में B इंक्रीज होने लगेगा और फिर से अपोजिट डायरेक्शन में सैचुरेशन मिलेगा। वापस से यदि हम H को डिक्रीज करेंगे नेगेटिव से तो फिर से मटेरियल डीमैग्नेटाइज होने लगेगा और आप फिर पाएंगे कि B जीरो नहीं यानी रिमेनेंस फिर मिलेगा। और यदि आप B को जीरो करना चाहते हैं H को पॉजिटिव में ले जाना पड़ेगा, नहीं कोरिसिविटी दिखानी पड़ेगी। तो ये पूरा साइकिल है मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन का, जिसमें सैचुरेशन, रिमेनेंस, कोरिसिविटी कुछ टर्म्स आती हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर जो F पॉइंट है वो बिल्कुल O से मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि यहां पर क्या हो रहा है, एनर्जी लॉसेज हो रहे हैं। और इन एनर्जी लॉसेज को क्या कहा जाता है, इन एनर्जी लॉसेज को जो कि हीट के फॉर्म में होते हैं इन्हें कहा जाता है हिस्टेरेसिस लॉस। हिस्टेरेसिस लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस एरिया इन द कर्व से रिप्रेजेंट होता है। जितना ज्यादा एरिया होगा कर्व का उतना ही ज्यादा हिस्टेरेसिस लॉस रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिए। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब देखिए डिफरेंस इन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉफ्ट आयरन एंड स्टील। तो देख स्टील और सॉफ्ट आयरन का जो कर्व है वो कैसा बनता है डियर। स्टील और सॉफ्ट आयरन के लिए कर्व ऐसा होता है, ऐसा होता है। ये सॉफ्ट आयरन के लिए होता है, ये स्टील के लिए होता है। तो आप देखेंगे कि स्टील के अंदर कर्व का एरिया ज्यादा है तो स्टील में हिस्टेरेसिस लॉस ज्यादा होता है और सॉफ्ट आयरन में हिस्टेरेसिस लॉस कम होता है। कोरिसिविटी स्टील का ज्यादा होता है और सॉफ्ट आयरन का कोरिसिविटी कम होता है। मैग्नेटिक रिमेनेंस जो है वो सॉफ्ट आयरन और स्टील दोनों का ही ज्यादा होता है, कंपैरेटिवली सॉफ्ट आयरन का ज्यादा होता है। आई होप आप ये सारी बातें समझेंगे। सॉफ्ट आयरन का मैग्नेटिक परमेबिलिटी ज्यादा होता है स्टील के कंपैरिजन में। क्लियर? चलिए
बात करते हैं। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैंने चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5 यानी कि मैग्नेटिज्म एंड मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक मटेरियल, ये वाले दोनों चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। अब आ जाते हैं हम थर्ड चैप्टर पर, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और इसमें हम देखेंगे फर्स्ट टॉपिक जिसका नाम है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फ्लक्स पर आ जाइए। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ सरफेस परपेंडिकुलरली पासिंग थ्रू अ सरफेस। मैग्नेटिक फ्लक्स का बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है? फाई इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर है ये, और इसे आप बी ए कोस थीटा भी लिख सकते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट होता है वेबर या फिर टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर। ओके, यहां पर आप देखेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, सॉरी मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये थीटा पर डिपेंड करता है। थीटा है बी और ए के बीच का एंगल। एरिया जो है वो सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो यदि एरिया मैग्नेटिक फील्ड की लाइन में है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो फ्लक्स उस कंडीशन में क्या रहेगा? मैक्सिमम। यदि आउटवर्ड फ्लक्स है तो आउटवर्ड यदि फ्लक्स है तो उसको पॉजिटिव लिया जाता है, और यदि इनवर्ड फ्लक्स है तो उसको हम क्या लेते हैं? विद नेगेटिव साइन। क्लियर? पॉइंट हम आगे बढ़ाते हैं और अब देखते हैं कि देखिए यहां पर आपको दिखेगा, यहां पर आपको दिखेगा कि ये लूप है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये लूप है, ठीक है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये आउटवर्ड्स है, तो आउटवर्ड गोइंग फ्लक्स को अपन क्या लेते हैं? पॉजिटिव प्लस एनबीए हो जाएगा। यहां पर हम देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इनवर्स है, और ये फ्लक्स कैसा है? इनकमिंग फ्लक्स है। इनकमिंग फ्लक्स नेगेटिव साइन के लिए होता है। और साथ ही साथ यदि मैग्नेटिक फील्ड लूप के एरिया के परपेंडिकुलर है तो थीटा 90 होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स 0 रहेगा, 0 फ्लक्स होगा। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? m1l2t-2a-1। क्लियर? नेक्स्ट जो टॉपिक आता है बेटा, वो आता है फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ, फैराडेज लॉ क्या है? फैराडेज लॉ ये बताते हैं कि देखिए फैराडे ने 2 लॉ दिए हैं, ठीक है, और उन लॉज की मदद से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का डेफिनेशन देखते हैं। साथ ही साथ हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो ईएमएफ डेवलप होता है उसका वैल्यू भी लिखते हैं। तो देखिएगा फर्स्ट लॉ क्या कहता है, उसके अकॉर्डिंग यदि किसी लूप से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज हो रहा है, यदि किसी लूप से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज हो रहा है, जैसे देखिए ये वाला, यदि मैं इस मैग्नेट को आगे पीछे मूव कराऊं तो देखिए इस मैग्नेट को आगे पीछे मूव कराऊं लूप के रेस्पेक्ट में, तो आप देखोगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर आएंगी, बाहर जाएंगी, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। तो जब भी किसी लूप से रिलेटेड लिंक्ड फ्लक्स यदि चेंज होता है टाइम के साथ, तो उसके किनारों पर एक वोल्टेज डेवलप हो जाता है। उस वोल्टेज को इंड्यूस्ड ईएमएफ कहा जाता है। और यहाँ पे यदि सर्किट क्लोज हो तो एक करंट फ्लो करता है जिसे इंड्यूस्ड करंट कहा जाता है। ध्यान रखिएगा यदि ओपन सर्किट है तो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ तो डेवलप हो सकता है, लेकिन इंड्यूस्ड करंट के लिए सर्किट क्लोज होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए मैग्नेट और कॉइल के बीच कैसा रिलेटिवली मोशन होना चाहिए, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मूव करना चाहिए। यदि दोनों सेम वेलोसिटी से चलेंगे तो कोई फ्लक्स चेंज नहीं होगा, ऐसे कंडीशन में ईएमएफ डेवलप नहीं होगा। आप देख रहे हैं ये वाली चीज, दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फ्लक्स चेंज नहीं हुआ। तो यानी जितना स्पीड से लूप चला उतना स्पीड से मैग्नेट चलेगा उधर की सेम डायरेक्शन में, तो कोई फ्लक्स चेंज नहीं हुआ, तो फिर यहाँ पर ईएमएफ भी डेवलप नहीं होगा। ईएमएफ डेवलप करने के लिए एक के रेस्पेक्ट में दूसरे को मूव करना पड़ेगा। क्लियर? तो ये देखो बात करते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू क्या होता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है डी फाई अपॉन डी टी, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के बराबर होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, जिसे आप डी बी वेक्टर अपॉन डी टी, डी बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर अपॉन डी टी लिख सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। फ्लक्स कैन बी चेंज्ड बाय सेवरल वेज। देखो फ्लक्स चेंज करके ईएमएफ डेवलप होता है, फ्लक्स चेंज करके ईएमएफ डेवलप होता है।
तो फ्लक्स चेंज करने के क्या क्या तरीके हैं वो हमें देखने होते हैं। फ्लक्स चेंज करने के क्या क्या तरीके हैं, तो फ्लक्स चेंज करने का देखिए, फ्लक्स जो है वो बी ए और थीटा पर डिपेंड करता है। तो यदि आपने मैग्नेटिक फील्ड चेंज किया, यदि आपने मैग्नेटिक फील्ड चेंज किया तो भी आप फ्लक्स को चेंज कर पाएंगे, ईएमएफ प्रोड्यूस हो सकता है। यदि आपने एरिया चेंज किया तो भी आप मैग्नेटिक फील्ड, तो भी आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और यदि एंगल चेंज किया, बी और ए के बीच का एंगल यानी रोटेट कराया, तो भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो सकता है। बात करते हैं लेंज लॉ की। तो लेंज लॉ ये कहता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन इस प्रकार से होता है कि ये अपने कोज ऑफ एग्जिस्टेंस को अपोज करता है। मतलब जिस कारण की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट पैदा हुआ, उसी को ये अपोज करने लग जाता है। इसी को कहा जाता है लेंज लॉ। और लेंज लॉ एनर्जी कंजर्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। मतलब ये है कि यदि नॉर्थ पोल इधर आया और उसकी वजह से यहां पर ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट फ्लो करा, तो यहां पर ये इंड्यूस्ड ईएमएफ इस तरह से फ्लो करेगा कि ये नॉर्थ पोल के इधर आने को अपोज करे। ये ध्यान रखना, यानी कि अपोज करे तो इसके लिए क्या होगा कि यदि नॉर्थ पोल इधर आ रहा है तो इसके अंदर भी नॉर्थ पोल बन जाता है ताकि इस नॉर्थ पोल को रिपेल कर सके। यदि ये नॉर्थ पोल दूर जाएगा तो भी ये जो कॉइल के अंदर जो करंट फ्लो करेगा वो इस तरह से फ्लो करेगा कि इसको वापस खींच सके, तो फिर ये साउथ पोल बनेगा। तो ध्यान रखना, देखिए ये मैंने लिखा है, दिस लॉ गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। फर्स्ट पॉइंट ये ध्यान देख लो। Second, the direction of induced EMF or induced current in any circuit is such that it opposes the every cause which is responsible for its own production. This law is based on the law of conservation of energy. In a circuit, EMF is induced due to change of magnetic or mechanical energy. क्या? हाँ, ठीक है। अब बात करते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो हमने देख लिया इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड चार्ज कैसे निकालेंगे। ईएमएफ का फॉर्मूला होता है डी फाई अपॉन डी टी, तो करंट का फॉर्मूला हो जाएगा डी फाई अपॉन डी टी अपॉन आर, तो यह आ जाएगा माइनस एन अपॉन आर डी फाई अपॉन डी टी। क्लियर? इफ चेंज फ्लोज इन द सर्किट, इफ चार्ज भी है बेटा, चेंज नहीं है, चार्ज है, चार्ज है। तो यदि चार्ज का फॉर्मूला देखेंगे तो वो आ जाएगा डी क्यू इक्वल्स टू डी फाई अपॉन आर। डी फाई अपॉन आर नंबर ऑफ टर्न्स यदि एन है तो एन आ जाएगा, क्योंकि आई की जगह डी क्यू बाई डी टी लिखेंगे, डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा। बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लेना। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इस निकालने के लिए फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज करते हैं। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल ये कहता है कि यदि आपकी इंडेक्स फिंगर यदि मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है और थंब यदि कंडक्टर के मोशन को रिप्रेजेंट करता है, तो जो मिडल फिंगर है वो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगी। ये देख लो बेटा, इस तरह से ये लो, क्लियर है? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इसमें, अच्छा वो एक्चुअली इमोशनल ईएमएफ में है, थोड़ा जल्दी हो गया सॉरी। देखिएगा जैसे इसमें हमें क्या करना है, इफ द गिवन कॉइल आर इन द प्लेन ऑफ द पेपर देन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द फॉलोइंग केसेस। तो देख डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट किस तरह से निकालेंगे। 1 सेकेंड, थोड़ा जल्दी हो रहा है, शांत, जस्ट चिल जैसे ये करंट देखो, क्वेश्चन में क्या गिवन है, आई इंक्रीज विद टाइम, आई इंक्रीज विद टाइम, ये गिवन है। आई करंट चेंज हो रहा है टाइम के साथ, इंक्रीज कर रहा है। तो सबसे पहले जो कॉइल है, ठीक है ना, इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कॉइल पर निकालो। तो राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्शन हमने निकाली, कॉइल पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है इनवर्स, क्लियर? और करंट इंक्रीज हो रहा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ओके, और क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस्ड करंट इस तरह से होगा कि इसे डिक्रीज करे।
तो इंड्यूस्ड करंट डिक्रीज करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में होगा, मतलब डॉट मैग्नेटिक फील्ड के साथ होगा। ये डॉट मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है, ताकि उसको घटा सके, बढ़ने वाले को घटा सके। तो फिर जब बढ़ने वाले को घटाना है तो अपोजिट डायरेक्शन, बढ़ने वाले घटने वाले को बढ़ाना है तो सेम डायरेक्शन। तो यहाँ पर क्योंकि क्रॉस वाला बढ़ रहा था तो अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुआ, अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि डॉट। और अब डॉट के हिसाब से फिंगर्स कर्ल कर लो, तो करंट किधर फ्लो करेगा? इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर है? आई होप आप समझ गए होंगे। यदि इस प्रकार से होता डिक्रीज वाला, यदि यही करंट क्या होता डिक्रीज होता, तभी भी हम इसी तरह से कर लेते हैं। ठीक है, ये जैसे इसमें देख लो राइट एंड जो अभी हम पढ़ रहे थे उसका भी कंसेप्ट यहाँ पर काम आ जाएगा। जैसे देखिए, जैसे ये करंट है तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा, इनवर्स है यहाँ पे, ठीक है, और ये दूर जा रहा है, यहाँ पे ये क्या हो रहा है? दूर जा रहा है, इस वायर से दूर जा रहा है, तो यानी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है तो 1 सेकेंड, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड क्या, और देखिए दूर जा रहा है तो डिस्टेंस बढ़ती जा रही, तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा तो यहाँ पे करंट इस तरह से फ्लो करेगा कि करंट इस तरह फ्लो करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाए, तो नया मैग्नेटिक फील्ड डॉट के साथ आएगा, डॉट के हिसाब से करंट की डायरेक्शन में दिखाऊंगा तो इस प्रकार से करंट फ्लो करेगा एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है क्या? चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। डायनेमिक EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कैन बी ऑब्जर्व इन फॉलोइंग केसेस। 1 सेकेंड, एक बार देख लेते हैं। हाँ ठीक है, देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कि ये डायनेमिक EMI यानी कि मोशनल EMF, इस तरह से आप ले सकते हैं। जब कोई कंडक्टर मूव करता है जिसकी लेंथ है L, जिसकी लेंथ है L और लेंथ है L और स्पीड है V, स्पीड है V, तो ये इंड्यूस्ड EMF का फॉर्मूला रहेगा VBL। माइनस साइन रिप्रेजेंट करता है कि EMF अपने कोज को अपोज करता है। ये फॉर्मूला तब काम में लेना है जब वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, लेंथ ऑफ द वायर भी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो। यदि मान लो B और L परपेंडिकुलर नहीं है तब हम लिखेंगे माइनस VBL साइन थीटा, ये फॉर्मूला यूज होगा। क्लियर है? और इस केस में जो रोड है वो एक सेल की तरह से बिहेव करेंगी, जिधर सेल की तरह से बिहेव करेगी, एक एंड पर पॉजिटिव पोलरिटी आ जाएगी, एक पर नेगेटिव, और यहाँ से हम इंड्यूस्ड EMF निकाल सकते हैं। साथ ही साथ ये जो प्लस माइनस है इसका पता कैसे चलेगा? राइट एंड थंब रूल से पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं, इस जगह पर आप देखिएगा कि जैसे ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस इनवर्ड, और कंडक्टर का मोशन किधर है? राइट में, तो वेलोसिटी की राइट डायरेक्शन में क्या करोगे आप? वेलोसिटी की डायरेक्शन में थंब रखोगे, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। अब मिडल फिंगर किधर जा रही है? डाउनवर्ड, तो करंट की डायरेक्शन किधर है? नीचे की तरफ। करंट किधर से डेवलप होता है? प्लस से माइनस की तरफ, तो यानी ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, इस तरह से डेवलपमेंट होता है। इस प्रकार से हम पोलरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। ध्यान रखना, यदि देखिए, यदि जो कंडक्टर है उसकी लेंथ या वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है तो उस कंडीशन में EMF इंड्यूस्ड EMF कितना रहेगा? 0 रहता है। इंड्यूस्ड EMF एक्चुअली माइनस L वेक्टर डॉट V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर के बराबर होता है। ठीक, राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्शन पता लगा सकते हैं। यहाँ एक और पॉइंट जो भी मैं बता रहा था, यदि L जो है वो एंगल बना रहा है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं BV साइन थीटा L, ठीक, BV साइन थीटा इंटू L, ठीक। चलिए जो हम फॉर्मूला लिखते हैं E इज इक्वल टू VBL, तो यहाँ पे L जो है वो शॉर्टेस्ट लेंथ होती है, वो जरूर से ध्यान रखना। जैसे कि ये कर्व वायर है तो यहाँ पे L की जगह 2R आ जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे अपने को ये वाली लेंथ लेनी है, ये लेंथ अपने काम आ जाएगी। तो ये देखिए, ये L है, ये L है, तो ये एंगल थीटा है तो L साइन थीटा, L साइन थीटा। तो इंड्यूस्ड EMF होगा, देखिए मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहा है तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, तो BV और 2L प्लस 2L साइन थीटा। इस प्रकार से इंड्यूस्ड EMF मिलेगा। शॉर्टेस्ट लेंथ ही L होती है यहाँ पर इस जगह पर, क्योंकि जिन पॉइंट्स के अक्रॉस पूछा है वो पॉइंट्स मैग्नेटिक फील्ड की लाइन में मूव कर रहे हैं,
तो उस क्योंकि L जो है वो V की लाइन में पैरेलल, V और L पैरेलल है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 रहेगा। ध्यान रखना पड़ेगा कि एंगल जरूर से देखना पड़ेगा कि पैरेलल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं रोटेशन। तो जब कोई रोड रोटेट करती है, ठीक है ना, जब कोई रोड रोटेट करती है, रोड कोई रोटेट करती है, तो उसके एंड्स के अक्रॉस एक ईएमएफ डेवलप हो जाता है, और उस ईएमएफ का फॉर्मूला क्या रहता है, वो फॉर्मूला रहता है E इक्वल्स टू ओमेगा बी एल स्क्वायर अपॉन 2। ध्यान रखना, ठीक है। इसी तरह से यदि मान लो एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है, जैसे मान लो कि जैसे कोई ये व्हील है और इसमें स्पोक्स है, ठीक है, 10 स्पोक्स है और ये रोटेट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड में, आपसे पूछे ईएमएफ, तो आप ध्यान रखना कि इस सिचुएशन में जो ईएमएफ होगा वो होगा ओमेगा बी एल स्क्वायर बाई 2। आप सोचेंगे कि 1 2 3 4 5 स्पोक्स है तो क्या 5 टाइम्स हो जाएगा, नहीं, ये एक्चुअली पैरेलल में होती है, इसलिए इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो एक रोड के एक स्पोक के अक्रॉस वाला ही होगा, ठीक। और इसी तरह से यदि कोई डिस्क रोटेट करती है, इसी तरह से यदि कोई डिस्क रोटेट करती है तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2। आर यहाँ पे क्या है, डिस्क का रेडियस। यहाँ जो आपको पॉइंट याद रखना चाहिए वो ये है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो सेंटर और पेरिफेरी के बीच इंड्यूस होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, बात करते हैं पीरियोडिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो यदि एक कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कराते हैं तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू क्या आ जाती है, वो आती है, देखिए यदि टर्म्स है एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये फॉर्मूला हमारा होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ का, बहुत फेमस है। एन बी ए ओमेगा जो है ई नोट के इक्वल होता है, जिसे पीक भी कहा जाता है, जैसे यहाँ पे यार दिखाई दे रहा होगा आपको, ये हो गया, ठीक। और जो ई का ग्राफ आएगा वो कैसा ग्राफ होता है, साइनोसॉइडल ग्राफ होता है, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। एसी में हम इनको एक बार फिर से डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल्फ इंडक्शन की। तो सेल्फ इंडक्शन में क्या होता है, सेल्फ इंडक्शन में जब किसी कॉइल के अंदर वेरिएबल करंट फ्लो करता है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न होता है, और यहाँ पर जो फ्लक्स होता है वो एल आई के बराबर होता है। एल क्या होता है, यहाँ पर सेल्फ इंडक्टेंस होता है, जरूर से ध्यान रखना। इसका जो यूनिट है वो क्या होता है, हेनरी होता है, और ये शेप और साइज पर डिपेंड करने वाली क्वांटिटी है, ये भी आप ध्यान रखना। इसका ऐसा यूनिट हेनरी होता है, जिसे वोल्ट इंटू सेकेंड बाई एम्पियर भी कहा जाता है, स्केलर क्वांटिटी है। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, m1 L2 T माइनस 2 A माइनस 2। जरूर से माइंड करना, इसको ध्यान रख लेना और देख लेना बेटा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सेल्फ इंडक्शन फॉर प्लेन सोलेनोइड के लिए रहेगा, सोलेनोइड के लिए रहता है म्यू नॉट एन स्क्वायर वी या फिर म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल। क्लियर? इसी तरह से हम बात करते हैं इंडक्टर की। तो इंडक्टर का सिंबल ऐसा है एल, ये सेल्फ इंडक्शन के प्रिंसिपल पर काम करता है, और बेसिकली ये क्या करता है कि करंट के इंक्रीज या डिक्रीज को क्या करता है, यूनिफॉर्म बनाता है, मतलब करंट के इंक्रीज डिक्रीज सडन चेंज को अपोज करता है। इसका अपना रेजिस्टेंस या इंडक्टेंस होता है एल और आर। एल इसका इंडक्टेंस है, आर क्या है, रेजिस्टेंस है। आइडियल इंडक्टर होता है उसका रेजिस्टेंस 0 होता है। यहाँ पर एनर्जी ऑफ इंडक्टर होता है क्या, 1/2 Li स्क्वायर, 1/2 Li स्क्वायर। यहाँ पर एनर्जी डेंसिटी का क्या फॉर्मूला रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, b स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट एयर के केस में, ठीक। म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है, एक कॉइल में यदि करंट चेंज होगा तो दूसरी कॉइल में ईएमएफ डेवलप होता है। और यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है म्यूचुअल इंडक्शन के केस में, वो क्या फॉर्मूला रहता है मैं आपको बताना चाहूंगा। वो फॉर्मूला रहता है, देखिएगा, वो रहता है E इज इक्वल टू, जैसे कि फर्स्ट कॉइल में करंट चेंज हो रहा है और ईएमएफ सेकंड में पैदा हो रहा है, तो E2 इज इक्वल टू माइनस एम डी आई वन अपॉन डी टी। ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं म्यूचुअल इंडक्शन के केस में। एम का जो यूनिट है वो भी हेनरी होता है। यहाँ कुछ म्यूचुअल इंडक्शन है, वो किस पर डिपेंड करता है, एम डिपेंड करता है दो कॉन्सेंट्रिक कोप्लेनर सर्कुलर कॉइल्स के लिए R2 स्क्वायर अपॉन R1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और यदि दो कॉन्सेंट्रिक कोप्लेनर रेक्टेंगुलर कॉइल्स है तो एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर बाई ए।
फॉर एनी रेक्टेंगुलर एंड सर्कुलर कॉइल में आ जाएगा m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर अपॉन a। कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर में, सीरीज कॉम्बिनेशन में ईएमएफ जो है वो रेजिस्टेंस वाला रूल फॉलो करती है L1 प्लस L2, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1 अपॉन L1 प्लस 1 अपॉन L2 प्लस 1 इस प्रकार से चलता है। आरएल सर्किट में क्या होता है, ग्रोथ ऑफ करंट। तो करंट की ग्रोथ किस तरह से होती है तो देख लेना, इसका जो ग्राफ है वो ये रहेगा कि जब हम सर्किट को क्लोज करते हैं तो आई होगा आई नोट 1 माइनस ई माइनस टी अपॉन लैम्डा, टी अपॉन लैम्डा। ये लैम्डा क्या होता है, ये होता है टाइम कांस्टेंट। ठीक है, एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो देखिए करंट का ग्राफ ऐसा क्यों आया यहाँ पे एलआर सर्किट में, उसका रीजन है, उसका रीजन ये है कि यहाँ पर जो इंडक्टर है वो करंट को सडनली इंक्रीज, मतलब करंट को एकदम से बढ़ने नहीं दे रहा है, उसके स्लो कर रहा है। तो ये ग्रोथ होती है करंट की, इस तरह से इंक्रीज होता है, पहले तेजी से बढ़ता है फिर धीरे धीरे क्या कांस्टेंट हो जाता है। इस प्रकार से देखिए t इक्वल टू 0 पर करंट 0 रहेगा, t इन्फिनिटी पर करंट मैक्सिमम हो जाता है। जस्ट आफ्टर द क्लोजिंग द की द इंडक्टर विल एक्ट एज ओपन सर्किट। की को यदि आपने अभी क्लोज ही किया है तो ओपन सर्किट होगा, t इक्वल टू 0 पर करंट 0 रहता है, लेकिन जस्ट लॉन्ग टाइम आफ्टर द क्लोजिंग द की करंट मैक्सिमम हो जाएगा, t इनफाइनाइट हो जाता है। ग्रोथ ऑफ करंट एट एनी टाइम उसका वैल्यू रहता है E अपॉन एल ई पावर माइनस टी अपॉन लैम्डा। ये प्रकार, इस प्रकार से ग्राफ देखने को मिलता है। डिके ऑफ करंट भी इसी तरह से हम देखते हैं, डिके ऑफ करंट का जो ग्राफ है वो इस प्रकार का रहता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, जैसा मैं देख पा रहा हूं अपन ने 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं, अब एक चैप्टर अपना बचा है, चैप्टर का नाम है अल्टरनेटिंग करंट। तो मैं ये सोच रहा हूं, मैं ये प्लान कर रहा हूं कि हम करंट इलेक्ट्रिसिटी और अल्टरनेटिंग करंट को एक साथ कंप्लीट करेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी और अल्टरनेटिंग करंट के लिए आप इसी तरह से जुड़े रहिए, हम मिलेंगे अगली क्लास में करंट इलेक्ट्रिसिटी और अल्टरनेटिंग करंट के साथ। आई होप आप लोगों ने आज के सेशन को एंजॉय किया होगा। सारे चैप्टर जो भी मैंने यहाँ पे आज बताए वो सब आपके लिए रिवाइज हो गए होंगे और आपने सारे की कंसेप्ट्स को अच्छे से नोट कर लिया होगा, ये मैं आशा करता हूँ। ठीक है, आप यहाँ तक बने हुए हैं इसके लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।